कल्याण सिंह रावत जी अपने शहर में आए, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और डॉक्टर यतीन्द्र अष्टपुत्रे और पद्मश्री केंडे जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका सत्कार करें अपने यहाँ। ज्ञानयज्ञ फाउंडेशन छत्रपती संभाजीनगर आयोजित चतुर्थ पद्म फेस्टिवलचे सत्र दुसरे मी डॉक्टर यतींद्र अष्टपुत्रे आणि पद्मश्री यांना विनंती करतो की त्यांनी मुलाखत सुरू करावी। धन्यवाद। सर्वांना नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। दुपारची वेळ आहे, थोडंफार काहीतरी जेवण वगैरे करून आले असाल, त्यामुळे आवाज थोडा लो झाला का? परत एकदा म्हणूया जोरात, जय हिंद। जय हिंद। ओके। बेटी जिसके आने से उस घर में एक स्नेह का, प्रेम का वातावरण बन जाता है। जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि मानो घर में खुशियाँ आ गई हो। और वो बेटी जब उसकी उम्र बढ़ती है तो वो माँ के लिए एक सहेली बन जाती है, भाई बहनों के लिए वो एक करीबी मित्र बन जाती है और कान पकड़ने वाली शिक्षक भी बन जाती है। और वो बेटी पिता के लिए एक मातृत्व की भावना लिए माता जैसी बन जाती है। और ये बेटी जब ससुराल में चली जाती है ब्याह के, तो उसके बाद वो मायका जो है उस बेटी का, वो सूना सूना हो जाता है, खाली हो जाता है, एक खालीपन उसमें आ जाता है। तो एक भावनिक बंध जो रहता है वो दूर चला जाता है। तो इसी भावनिक बंध को भरने के लिए उसके जगह दूसरा बंध निर्माण करने के लिए हमारे आज के जो गेस्ट है कल्याण सिंह जी रावत सर, उन्होंने एक पर्यावरण संवर्धन का एक ऐसा विचार सामने लाया कि जब बेटी ब्याह के अपने ससुराल चली जाएगी तो वो बेटी ब्याह के जाते वक्त उसका ब्याह जिस दिन है उस दिन वो जाने के पहले वो और उसके पति वो दोनों मिलके वो मायके में एक पेड़ लगाते और उस पेड़ का संवर्धन उसके मायके वाले करते हैं। तो ऐसा एक अभिनव उपक्रम सर ने चालू किया और ये उपक्रम मैती आंदोलन नाम से पूरे विश्व में आज उसका सब अनुकरण कर रहे हैं। तो ऐसे देवभूमि उत्तराखंड से आए कल्याण सिंह रावत जी सर का हम पद्म फेस्टिवल के इस दूसरे सत्र में स्वागत करते हैं। कल्याण सिंह जी, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, आज आपके साथ में मंच साझा कर रहा हूँ। बहुत सारे छात्र बैठे हैं, तो मैं शुरुआत भी प्रश्न की इन छात्रों के मन से ही करता हूँ। क्या आप बचपन से ही ऐसी छात्र अवस्था में से ही ऐसे ही थे? आपको पहले से आपका तय था कि कुछ जिंदगी में कुछ पर्यावरण के लिए अपना जीवन सुपुर्द करना है? क्या आपके माता पिता को भी ध्यान में आया था कि आप में ऐसे गुण हैं, या फिर छात्रावस्था में ऐसे कुछ हुआ आपके साथ जब आप इस तरफ मुड़ गए? धन्यवाद। मैं सबसे पहले चतुर्थ पद्म फेस्टिवल में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है। मैं तो हिमालय का रहने वाला आदमी हूं और पहली बार एक दो बार मैं महाराष्ट्र में आया हूं, पुणे और 2-3 जगह, और इस बार यहाँ पर आने का मौका मिला और विशेषकर अजय देशबंधु भाई जी ने मेरे पास आकर के मुझे निमंत्रण दिया था कि हमारे यहाँ एक पद्म फेस्टिवल कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में आपको आना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये भारत का पहला फेस्टिवल है जो पद्म के नाम से किया जा रहा है। यानी
भारत सरकार के सर्वोच्च जो सम्मान होते हैं, उन सम्मान को पाने वाले लोग, उनको क्यों सम्मान मिला, क्या काम किया उन्होंने, उस काम को आप तक ले जाने के लिए, आप बच्चे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये पूरे समाज का, देश का भार तुम्हारे कंधों पे होगा। अब तुम्हें भी वैसे ही बनना है, वैसे ही करना है। कैसे करेंगे आप? तो ये जो प्रेरणादायक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ, और विशेषकर ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन को, जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, पूरी टीम को, कि इस तरह के विभिन्न क्षेत्र में बड़े काम करने वाले लोगों को आपके बीच लाया जा रहा है। तो आप कितने भाग्यशाली हैं। और मैं भी भाग्यशाली इसलिए हूँ कि मैं ऐसे बच्चों से बात कर रहा हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी ऐसे वीर हुए हैं, ऐसे भरत जहाँ की मिट्टी से पैदा हुए हैं। आपका ये जनपद पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जाना जाता है। विश्व की विरासत है। आपके पास अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। 2 सदी पूर्व ईसा से ये जब ये गुफाएं बनी थी, कैसे बनी थी आपने देखा होगा। मैं तो अभी देखने ही नहीं गया, मैंने तो किताबों में देखा है, अद्वितीय हैं। लेकिन आज इस मंच पर वही अजंता और एलोरा की गुफाएं खड़ी हैं। जब एक कार्यक्रम हुआ, तो इस कार्यक्रम से पहले यहाँ क्या बनाया जाए, क्या लगाया जाए, ये सोचा होगा ना आयोजकों ने। तो क्या उन्होंने कहा, क्या चीज़ हमारी, क्या चीज़ है, क्या पहचान है, कि एलोरा और एजक की गुफाएं दुनिया देखने आती। मैं इसके लिए आप लोगों का नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपने एक प्रश्न मुझसे पूछा था कि मैं पहले से किस तरह से रहा। तो मेरा बचपन आपकी तरह गांव में बीता है ना। गांव में मैं रहा, गांव की स्कूल में मैंने पढ़ा, कभी गाड़ी नहीं देखी थी, कभी हवाई जहाज़ नहीं देखा था, ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। और पढ़ते पढ़ते लगन रही, थोड़ा आगे बढ़ते गया, और मैं बिल्कुल हिमालय के नज़दीक रहता हूँ। अभी आप कह रहे थे कि देवभूमि, देवभूमि उत्तराखंड में पूरा हिमालय है, और हिमालय के नीचे, जहाँ से हिमालय शुरू होता है, उसके नीचे बड़े बड़े मैदान होते हैं बच्चों, ढलुए मैदान। उनमें केवल घास होती, जैसे किसी लॉन में आप जाते हैं ना, ऐसी घास होती है। लेकिन वो ऐसी घास नहीं होती है, वो होती है जड़ी बूटियाँ, एक से एक प्रकार के फूल पौधे। आप वहाँ जाएंगे हिमालय के नीचे, तो आपका मन नीचे आने को नहीं करेगा। पूरा हिमालय के चारे मैदान, नीले पीले हर, वहाँ सारे प्रकार के फूल। आप कहेंगे पाँव कहाँ पर रखना है, जगह नहीं है, सारे फूल खिले हुए हैं। इसलिए देवताओं की भूमि, और वो जड़ी बूटियों की भूमि है। तो वहाँ मैं का रहने वाला हूँ, वहीं से मैंने पढ़ा, एमएससी किया वनस्पति विज्ञान से, और मैं एक अध्यापक था। अध्यापक की भूमिका रही मेरी, और अध्यापक मैं बायोलॉजी पढ़ाता था। और उसके बाद फिर मैं देहरादून गया, वहाँ सर्व शिक्षा अभियान में मैं पूरे जनपद का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना, उसमें काम किया। मैं 4 साल अंतरिक्ष विभाग में वैज्ञानिक के पद पर भी रहा। उसके बाद मैं कई जगह मैंने काम किया। तो ये छोटा सा इतिहास है, और मेरे अंदर ज़्यादातर अपने गांव से प्रेम है। मैं हर समय गांव जाता हूँ, मैंने गांव नहीं छोड़ा। गांव में जाकर के खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ, अपने जानवरों को भी देखता हूँ। अब तो थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया, छोटे बच्चे हमारे घर में गांव में काम करते हैं, तो मैंने गांव नहीं छोड़ा। लेकिन अभी भी उस प्रकृति के लिए, उसको बचाने के लिए मैं काम करता हूँ। आपने कहा कि भाव कहाँ से आए। मैं जब डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, तो उस समय मैं गोपेश्वर, मेरा जनपद का नाम है चमोली। आपने श्री बद्रीनाथ का नाम सुना है? सुना होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम हिमालय में हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, लोग जाते हैं वहाँ हिमालय में। तो वहीं मेरे गांव से आगे सब यही पड़ता है। तो वहाँ खूबसूरत जंगल भी हैं। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक आंदोलन खड़ा हुआ बच्चों, और ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में। गौरा देवी का नाम सुना?
सुना होगा, गौरा देवी चिपको आंदोलन, है ना। गौरा देवी बद्रीनाथ के नज़दीक रहने वाली महिला थी, लिखी पढ़ी नहीं थी, स्कूल कभी नहीं गई, लेकिन वो जानती थी कि ये जंगल हमारे हैं, इनको बचाना है। और वो जंगल, जब उनके गांव के पास वाला जंगल, खूबसूरत जंगल, जिसका नीलाम हो गया, नीलाम का मतलब वो सरकार ने उसको बेच दिया, अब उसको कटना था, सारे पेड़ काट करके, और उनसे स्पोर्ट्स का सामान बनना था। तो ये गौरा देवी ने अपने गांव की 25-26 महिलाओं को इकट्ठा किया और उसने कहा चलो ऊपर जंगल में, वहाँ सारे मजदूर जा रखे हैं जो पेड़ों को काटेंगे और उनको काट कर उनको बचाना है। ये सारी महिलाएं जो हैं ये सब ऊपर गांव से 2 किलोमीटर ऊपर जंगल में गई। वहाँ जो मजदूर पेड़ काट रहे थे, वो जिस पेड़ को काटने जाते वो महिलाएं उस पेड़ पर चिपक जाती थी। तो मजदूर कैसे काटते, उस पर तो आदमी चिपक गए। दूसरे पेड़ को काटने गए तो महिलाएं उस पर गई, उस पर चिपक गए। महिलाओं ने कहा पहले हमको काटो तब ये पेड़ कटेगा। इसका नाम पड़ा चिपको। चिपको माने चिपक जाना, पेड़ से हाथ मिला के उसको रोकना पेड़, तो इसलिए उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। मैं जब गोपेश्वर में पढ़ता था उसमें चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसमें मैं भी उस आंदोलन में गया था। तो उनके साथ, गौरा देवी के साथ, मैंने गौरा देवी को सामने देखा है, उनसे बात की है, हमेशा मैं उनके साथ रहता था और चिपको आंदोलन में मैंने भाग लिया। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि हमें इन जंगलों को बचाना है। गौरा देवी कहती थी कि जंगल हमारे मायके हैं, अगर एक जंगल कट जाएंगे फिर हमारे गांव के पानी के स्रोत भी सूख जाएंगे, हमें चारा पत्ती हमारे जानवरों को नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे। इतनी सोच थी उनकी, महिलाओं की। आज गौरा देवी हमारे बीच नहीं है, और गौरा देवी, इस बार हम उत्तराखंड में गौरा देवी का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। 100 साल गौरा देवी को हो चुके हैं। तो उस साल हमने गौरा देवी के नाम पर 100 पेड़ भी लगाए, है ना। तो ये सिलसिला शुरू चला और वहाँ से मुझे पर्यावरण के प्रति थोड़ा काम करने का मौका मिला। और जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ से ऊपर, जो मैं अभी आपको बुग्याल की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वहाँ मैं जाता था और वहाँ के जीव जंतुओं को बचाने का काम करता था। बच्चों, वहाँ जिनको मैं बुग्याल कह रहा हूँ, जड़ी बूटियों के भंडार हैं, वो बहुत ऊंचाई पर हैं। वहाँ आप लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको जैकेट चाहिए, टोपी चाहिए, गर्म खाना चाहिए, टेंट चाहिए, कहाँ रहोगे, ये सब लेके जाना पड़ेगा हिमालय में। और वहाँ ऐसे जीव जंतु होते हैं, दुर्लभ जीव जंतु। आपने कस्तूरी मृग का नाम सुना होगा, वो हिमालय में होता है। उसके नाभिक में एक थैली होती है, उस थैली में एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड, और उससे इतनी खुशबू आती है कि वो बाजार में सोने के भाव से भी ज़्यादा बिकता है। तो उसलिए लोग उसको मारते हैं। शिकारी जाते हैं हिमालय में उसकी खोज में, उसको मारने जाते हैं और उसके जो पेट से उस थैली को निकाल लेते हैं और फिर उसको बाज़ार में कई लाखों रुपए में बेचते हैं। और उस पैसे के लालच में वो सारा जीव, वो जो कस्तूरा मृग है, वो खाली हो गया, हिमालय खाली हो गया, कुछ थोड़े बहुत रह गए। एक दिन ऐसा आएगा तो हिमालय में वो कस्तूरी मृग रहेगा ही नहीं, तो तब क्या, कहाँ से देखेंगे हम उसको। ऐसे प्रकार के जीव जंतु वहाँ रहते हैं हिमालय में। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं हिमालय की, बुग्यालों, उसको बुग्याल बोलते हैं बच्चों, उन बुग्यालों में जिनमें संजीवनी नाम सुना होगा। अब यहाँ पर वैद्य जी बैठे थे जिन्होंने वैद्य उस पर काम किया है, होम्योपैथिक, और उसमें तो वो संजीवनी बूटी जो है वो हिमालय में होती है। आपने सुना, जब लंका में रावण और रामचंद्र जी का युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण जी पर तीर लग करके लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे और वो बिल्कुल ये हो गया था कि मरने वाले हैं। तो उनको बचाओ, कैसे बचाएंगे। तो बहुत बड़े वैद्य को बुलाया गया, सुसैन वैद्य को, और सुसैन वैद्य से पूछा कि इनको बचाओ, लक्ष्मण जी को क्या होगा। रामचंद्र जी रोने लगे, मेरा भाई मरने वाला है। सुसैन वैद्य ने कहा मैं बचा सकता हूँ, लेकिन है तुम्हारे दल में कोई ऐसा जो हिमालय में जा सकता है, वहाँ से संजीवनी बूटी लाने, तब बचेगा।
तो हनुमान जी थे बैठे हुए किनारे पर। हनुमान जी, सबकी निगाह हनुमान जी पे चली गई, यही जा सकता है, ये तो पवन वेग से उड़ने वाला है। तो सब ने कहा हनुमान तुम जाओ और हिमालय में जाना है। और उस पर्वत का नाम था द्रोणागिरी। और बच्चों, द्रोणागिरी पर्वत जो है वो बद्रीनाथ के सामने है, जोशीमठ से थोड़ा आगे, वहाँ द्रोणागिरी गांव भी है। तो हनुमान जी को ने कहा मैं तो चले जाऊंगा, वो जड़ी बूटी क्या होती है मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो सुषेण वैद्य ने कहा कि ऐसी जड़ी बूटी होगी, चमक रही होगी, उसका इस तरह का होगा। हनुमान जी चले गए, रातों रात उड़ करके ऊपर पहुँच गए द्रोणागिरी में। ढूंढा सब जगह, सारी जड़ी बूटियाँ चमक रही हैं, कौन ले जाए, संजीवनी कौन सी है। अरे अब हनुमान जी ने कहा मैं खोजता ही रह जाऊंगा तो लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे, कहाँ से खोजूं। अब उन्होंने कहा क्या होगा। तो हनुमान जी ने वो द्रोणागिरी पर्वत का जिस भाग पर बहुत जड़ी बूटियाँ थी तोड़ा उसको, और उसको उठा करके लंका ले गए और वहाँ पर रख दिया। अब सुषेण वैद्य जी आश्चर्यचकित हो गए, अरे बाप, मैंने तो तुम्हें जड़ी बूटी मंगाई थी तो तुम तो पूरा हिमालय उठा कर लिया है। तब उन्होंने वो जड़ी बूटी निकाल करके लक्ष्मण जी को सुंघाई और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए, खड़े हो गए। ऐसी जड़ी बूटियां हैं वहाँ हिमालय में। और बच्चों मैं आपको बताऊं, वो द्रोणागिरी गांव है ना, वो द्रोणागिरी गांव के लोग हनुमान की पूजा नहीं करते हैं, गुस्सा है उनको, ये हमारी जड़ी बूटी क्यों ले गए यहाँ से। लेकिन अंदर तो भाव भी है, भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन बाहर से थोड़ा गुस्सा भी है उनको। तो ये सब हिमालय की जो मैं बात कर रहा था, आज हिमालय नंगा होने वाला है। और ये वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, धीरे धीरे मैं अपने उसमें आया कि क्या किया जाए। फिर मैं पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने लगा। हिमालय के वन्य जीवों को बचाने के लिए मैंने एक संस्था बनाई गोपेश्वर में, उसका नाम था हिमालय वन्य जीव संस्थान। और हम जो बच्चे स्कूल के पढ़ने वाले मेरे दोस्त होते थे, हम हिमालय में जाते थे और जहाँ शिकारी जो जानवरों को पकड़ते थे ना, मारते थे बंदूकों से, तो हम उनके साथ लड़ते थे कि तुम यहाँ क्यों आए, किस तरह से। हमको भी डर होता था कि बंदूक कहीं हम पर न चला दे। तो इस तरह से हिमालय को बचाने का काम किया। उसके बाद मैं शिक्षक बन के स्कूलों में गया। स्कूल में मैंने बच्चों को प्रेरित किया कि बच्चों इस पृथ्वी को बचाने का काम करो, पेड़ों को बचाने का काम करो। और उनके साथ उनके गाँव में जाता था, उनके गाँव की सफाई करते थे, उनके गाँव के पानी के धारों को साफ करते थे, उनके गाँव में जो लोग स्वस्थ नहीं होते थे उनकी देखभाल करने जाते थे, उनको दवाइयाँ देने जाते थे। इस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए हम आगे आते गए और बहुत सारे काम करते गए। तो ये थोड़ी सी मेरी बचपन की कहानी थी। और मैं आप ही की तरह स्कूल में पढ़ा और उसके बाद थोड़ा सा मैं पर्यावरण की तरफ मैं प्रेरित हुआ और मैंने कहा अभी पर्यावरण को बचाने का काम करता। चिपको आंदोलन से मुझे प्रेरणा मिली और इस तरह से जो हिमालय में घूमता गया, हज़ारों मील की यात्रा मैंने पैदल की हिमालय की और कई अभियान चलाए। जब हम वन्य जंतुओं को बचाने के लिए जाते थे तो तब मुझे पूरा हिमालय को देखने का मौका मिला। जी धन्यवाद। मैती आंदोलन के माध्यम से आपने जो पर्यावरण संवर्धन का विचार सब घर तक पहुंचाने का कार्य किया, तो ये विचार, मैती आंदोलन का ये विचार आपके मन में कैसे आया कि ऐसे ये भावनिक बंध जो है वो माँ प्रकृति की रक्षा के लिए ये बंध हम उसके माध्यम से ये काम करें, ऐसे आपके मन में ये विचार कैसे आया? आप सही कह रहे हैं। आप मैती आंदोलन बच्चों आप लोगों ने सुना नहीं होगा। मैत शब्द तो ज़रूर सुना होगा। हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में मैत बोलते हैं, जिसे आप मायका कहते हैं। आपके यहाँ मायका, कोई लड़की जिस घर में पैदा हुई, जिस गांव में पैदा हुई, वो गांव उसका मैत है, यानी मायका है। और वही लड़की जब बड़ी होती है, उसकी शादी हो जाती है, फिर मायके से कहाँ चली जाती है? ससुराल चली जाती है। तो हमारे यहाँ मायके को मैत बोलते हैं। और मैत की समृद्धि, मैत की हर चीज़ वो मैती है। तो मैत शब्द ऐसा है जो महिलाओं को बहुत सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। हर बेटी चाहती है कि मैं अपने मायके में रहूं, अपने मायके की चीज़ की बड़ी अच्छी लगता ना। तो हमारे उसी को मैंने तब नाम दिया मैती आंदोलन। अब बच्चों, ये मैती आंदोलन क्यों खड़ा हुआ, इसके पीछे ये था कि
कि हम हर साल पेड़ लगाते हैं ना, आप लोग भी लगाते होंगे। स्कूलों में पूछा जाता है कि चलो इस साल इतने पेड़ लगाना है। कहाँ लगाएंगे पेड़? शहरों में तो जगह नहीं है। जहाँ जगह है हम वहाँ पेड़ लगाने जाते हैं। हर साल करोड़ों पेड़ लगते हैं, और जब बचाने की बात आती है तब एक पेड़ भी जिंदा नहीं मिलता है। पेड़ तो लगा दिया हमने और लगा करके आगे घर, उसके बाद दूसरे दिन नहीं गए, हम कभी नहीं गए उस पेड़ को देखने की जिंदा है या नहीं है। कैसे होगा वो पेड़? दूसरे दिन वो जानवर खा गया उसको। तो ऐसा वृक्षारोपण हो रहा है। करोड़ों पेड़ लग रहे हैं कागजों में कि साहब कितने पेड़ लगे, इतने पेड़ लगे, और जब देखो तो पेड़ गायब। बताओ ऐसे करके हमारी धरती बच जाएगी? नहीं। हम इस समय पूरी दुनिया की जनसंख्या बच्चों 8 अरब है। अब जगह नहीं है इस पृथ्वी पर रहने लायक। इसकी जो धारिता है, क्षमता है, ये 8 करोड़ लोगों के लायक नहीं है। अब एक दूसरी पृथ्वी की जरूरत है हमें। कहाँ से लाएंगे बोलो? तुम कहते हैं ना, एक मकान में जब बहुत लोग पैदा हो जाते हैं ना, मतलब पिताजी भी, माँ जी, बहुत बच्चे पैदा हो जाते हैं, तब कहते हैं यार दूसरा मकान चाहिए, है ना। अब हमारे पास तो एक ही पृथ्वी है। अब 8 करोड़ 8 अरब लोग हैं, दूसरी पृथ्वी कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे बोलो? नहीं ला सकते ना, है ही नहीं कहीं। पूरे ब्रह्मांड में खोज दिया वैज्ञानिकों ने, बड़ी बड़ी दूरबीन लगा करके। रात को कितने तारे दिखा देते हैं तुमको, कितने ग्रह दिखा देते हैं, पूरा आसमान भरा रहता है। इतने ग्रहों, इतने नक्षत्रों, तारों, निहारिकाओं, गैलेक्सियों में अभी एक नई पृथ्वी हमें नहीं मिल पाई। बताओ, एक ही पृथ्वी है, इसी में रहना है, इसी में खाना है, इसी में जिंदा रहना है। 8 अरब हो गए, आने वाले 10 सालों में हो सकता है हम 12 अरब हो जाएंगे। तब क्या होगा? 8 अरब लोगों को खाना चाहिए। कहाँ से आता खाना बोलो? खेत में पैदा होगा तभी तो आएगा। खेत कहाँ है? खेतों में मकान, खेत में अनाज नहीं, मकान खड़े हो गए हैं। खेत बेच दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। दूसरे ने बेचा तो 4-5 मंजिल वाली बिल्डिंग बन गई। सारे खेतों में तो मकान उग गए। अब अनाज कहाँ होगा पैदा? बोलिए। खेती घटी, जन खाने वाले बढ़ गए। तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, कौन देता है? क्या आप बाजार से खरीदते हो? नहीं। कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं। अब पेड़ पौधे कहाँ हैं? 8 अरब लोगों के लिए पेड़ पौधे ज़्यादा होने चाहिए थे। और जानते हो तुम, सुन लो, 1 मिनट में 8 फुटबॉल के फील्ड के क्षेत्रफल के बराबर, यानी 8 फुटबॉल का फील्ड देखा कितना बड़ा होता है? 8 फुटबॉल के फील्डों को जोड़ लीजिए, कितना बड़ा क्षेत्रफल बनेगा। उसके बराबर जंगल कट रहे हैं 1 मिनट में। अब बताओ एक दिन में कितने कट रहे हैं? पूरी दुनिया में इतनी तेजी रफ्तार से पेड़ कटते चले जा रहे हैं। अब आप कहेंगे क्यों कट रहे हैं? आप स्कूल पढ़ते हैं, किसमें लिखते हैं? कागज में। किससे बनता है? पेड़ों से। पेड़ों को काट करके कागज बनाया जाता है। आपको सड़क कम पतली है, बहुत गाड़ियां हो गई हैं, जाम लग रहा है, सड़क इतनी चौड़ी चाहिए, क्या होगा? आसपास के सारे पेड़ कटने पड़ेंगे। ये कहीं बिल्डिंग बनानी है, जगह ही नहीं है, पेड़ काटो, यहाँ बिल्डिंग बनाओ। इस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं दुनिया में। 1 मिनट में 8 फुटबॉल के फील्ड के बराबर जंगल खत्म हो रहे हैं। और जनसंख्या किस तरफ, सांस लेने वाले, ऑक्सीजन लेने वाले किस तरह से बढ़ रहे हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब हमारे देश की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी। आज हम कितने हैं? भारत की जनसंख्या 145 करोड़। दुनिया में सबसे नंबर 1 पर हैं हम। अब 145 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, तो जंगल कम होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए? ज़्यादा। हो क्या रहा है? वो जो जंगल हैं भी हमारे पास, वो भी अब इतने रह गए। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? दम घुट रहा है, बीमारियां पैदा हो रही हैं, इसीलिए गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ
ये सब मैंने जब देखा तो मुझे दया आई कि क्या किया जाए। ये पेड़ तो हम लगा ही नहीं रहे हैं, हर कोई हाथ हिला के चल रहा है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। कोई कहता है मुझे क्या मतलब इस पेड़ से, एक दुकानदार बैठा हो कहता है मैं अपनी दुकान चलाऊंगा, मुझे क्या मतलब पर्यावरण से। एक वो कुर्सी में बैठा हुआ साहब है, वो कहता है मैं तो साहब बना हूँ, मैं तो नहीं लगाता हूँ कुछ नहीं। तो कौन बचाएगा पेड़, कौन लगाएगा पेड़? आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने दिमाग में आया कि कैसे लगाएं पेड़। हम 1000 पेड़ नहीं लगाएं, हम 2 पेड़ लगाएं, उनको जिंदा रखें तो बहुत कुछ होगा। बच्चों, एक आदमी के लिए एक दिन में 500 से 600 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है आप लोगों के लिए। ये मत सोचिए आपको जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो मुफ्त में मिल रही है। सारे पेड़ पौधे जो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं 500 से 600 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हैं। और यही ऑक्सीजन अगर आपको बाजार से खरीदनी होती ना, तो आप ऑक्सीजन ही नहीं खरीद पाते, अनाज कहाँ से खरीदते? ये चीज़ है। तो ये ऑक्सीजन के लिए हमें जिंदा रहना है, पानी के लिए जिंदा रहना है, खाने के लिए जिंदा रहना है, तो पेड़ चाहिए ही चाहिए। तो पेड़ लगाना। तब मेरे मन में आया क्या किया जाए, 2 पेड़ लगाएं, जिंदा रह जाएंगे। अगर हर आदमी 2 पेड़ भी लगाए तो जिंदा रह सकते हैं। देखिए, इतनी कोई कई ज़्यादातर मेरी बेटियां बैठी हैं, सब यहाँ पर बेटियां हैं, और मेरे भारत को बेटियों ने बड़ा नाम दिया। बेटी और माँ का बड़ा रिश्ता है कि नहीं है? माँ जहाँ जहाँ जाती है बेटी भी साथ जाती है। माँ अगर खेत में चली गई तो बेटी भी साथ जाती है। माँ जंगल गई तो बेटी भी साथ जाती है। माँ किचन में काम करती है तो बेटी माँ का हाथ पकड़ लेती है कि माँ तू छोड़, मैं मांजूंगी बर्तन। माँ अगर कहीं कुदाल लेके चली जाती है, कहती है बेटी छोड़, मैं तू बैठा रहा, मैं काम करती हूँ। ये है बेटी, और माँ के साथ जुड़ी रहती है। यही बेटी जब बड़ी होती है और शादी लायक हो जाती है, एक दिन उसका दूल्हा आता है और दूल्हे के साथ विदा हो जाती है ना। इसी बेटी और माँ के प्यार को, बंधन को मैंने एक पेड़ से जोड़ा कि जब बेटी अपने दूल्हे के साथ विदा होगी, जब उन दोनों की शादी होगी, अपनी शादी की यादगार में एक पेड़ लगा करके जाएगी। वो बेटी जो है, जिसने जिंदगी भर अपने माँ का साथ निभाया, आज उसके माँ के आंसू आ रहे हैं कि बेटी तो जा रही है। खुशी भी है कि बेटी की शादी हो गई, एक नई जिंदगी जीगी, लेकिन दुख इस बात का है कि अब मेरे साथ कौन देगी, मेरे साथ काम कौन करेगी। ये बेटी जा रही है अपने पिता के साथ, एक पेड़ लगा के जाती, अपने दूल्हे के साथ। शादी की यादगार होती है ना। कोई कहता है मेरे अपने किसी को आप अंगूठी यादगार में देते हैं, कोई कुछ उपहार देते हैं, तो वो बेटी जो है अपने दूल्हे के साथ अपनी शादी की यादगार में एक पेड़ लगा करके विदा होती। जब वो चली जाती है, दूल्हा भी चले गया, बताओ उस बेटी के लगाए गए पेड़ को कौन बचाएगा? अगर कोई नहीं बचाएगा, क्या माँ अपने बेटी के पेड़ को सूखने देगी? नहीं। बेटी अपने माँ के पेड़ को जो सौंप के गई है, माँ जरूर अपनी बेटी के पेड़ को बचाएगी। पिता बचाएंगे, ये मेरी बेटी का पेड़ है। भाई बचाएगा, मेरी बहन का पेड़ है। उस पेड़ के कितने माली हो जाएंगे, बचाने वाले कितने हो जाएंगे, वो पेड़ जिंदा रहेगा। माँ इसलिए बचा रही है, अगले कुछ दिनों बाद, जब कुछ सालों के बाद जब बेटी फिर लौट के आएगी, तब तक उसका बच्चा भी हो चुका होगा, और बच्चा लेकर के जब अपने मायके में आएगी तो अपना बस्ता बाद में रखेगी, पहले माँ से पूछेगी, माँ जो पेड़ मैंने शादी पर लगाया था वो कितना बड़ा हुआ। अगर माँ ने पेड़ नहीं बचाया तो बेटी को दुख होगा कि माँ तेरा प्रेम मुझसे नहीं था, मेरा पेड़ नहीं बचा पाई, है कि नहीं है? इसलिए माँ उस पेड़ को जरूर बचाएगी। ये माँ और बेटी का एक रिश्ता है। और उसके बच्चे जब हो गए और जब वो आएंगे, वो पेड़ बड़ा हो गया, उस पर अमरूद लगे हैं, फल लगे हैं, अब उसके बच्चे खाएंगे ना उसको। नानी कहेगी बेटा इधर आओ, जाओ, वो पेड़ है, तुम्हारी जब माँ बाप की शादी हुई थी
तब वो पेड़ लगा था, उस पर फल लगे हैं, जाओ खाओ। तो जब वो बच्चे उन फलों को खाएंगे कितना आनंद आएगा उनको। उनके अंदर भी एक संस्कृति पैदा होगी कि जब हमारी भी शादी होगी हम भी एक पेड़ लगाएंगे। ये है हमारी भारत की संस्कृति। एक एक पेड़। मेरे गांव में एक साल में 10 शादियां हुई। कितने पेड़ लगे? 10। और 10 साल में कितने पेड़, कितनी शादियां होंगी मेरे गांव में? मेरा गांव तो अपने आप ही हरा भरा बन जाएगा। बेटियों, एक एक बेटी का लगाया गया पेड़ उस गांव को हरा भरा बना देगा। वो पेड़, वो गांव क्या होगा? समृद्ध हो गया। उस गांव में पानी के स्रोत नहीं सूखेंगे। उस गांव के लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी। उस गांव के लोगों को छांव मिलेगी। उस गांव के लोगों को फल मिलेंगे। उस गांव के का प्रदूषण कभी नहीं होगा। एक एक बेटी का पेड़ उस गांव को समृद्ध कर गया। ये इसी को हमने नाम दिया मैती आंदोलन। अब बताओ बच्चों, दुनिया में कोई ऐसा धर्म है जिसमें पेड़ को सम्मान नहीं दिया जाता है? है कोई? नहीं है। हर धर्म, चाहे कोई भी धर्म है, सब धर्म में पेड़ को पूजा जाता है, पेड़ को सम्मान दिया जाता है। क्या कोई ऐसा धर्म है जिसमें शादियां नहीं होती हैं? हर धर्म में शादी होती है। तो ये मैती आंदोलन ये हर धर्म के लिए है, एक वैश्विक आंदोलन है। ये कोई भी इसको कर सकता है। और ये आंदोलन के तहत हम एक पेड़ लगा रहे हैं। हम दूसरे के लिए नहीं लगा रहे हैं, अपने लिए लगा रहे हैं। आप सोचिए, पेड़ कब लगाया हमने? शादी पर लगाया ना। दूल्हा दुल्हन ने अपनी शादी पर एक या पेड़ लगाया और वो चले गए। उसके बाद शादी के बाद क्या हुआ? उनके बच्चे होंगे। और जब बच्चा पैदा होता है तब पिताजी सोचते हैं अरे हमारा बच्चा होने वाला, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है तो सोचते हैं कि मेरा बच्चा पैदा होगा, मैं उस स्कूल में पढ़ाऊंगा और उसके लिए ये इतना रुपया बैंक में रखूंगा, उसके लिए गाड़ी खरीदूंगा। ऐसे स्वप्न देखते हैं पिताजी। माँ भी देखती है, माँ भी सोचती है जब मेरा बच्चा आएगा तो उसके लिए मैं कपड़े बना के रखती है, उसके लिए मैं ये करूँगी, झूला बनाऊँगी। ये सोचते हैं कि नहीं? क्या किसी माँ बाप ने ये सोचा कि मेरा बच्चा जब पैदा होगा तो सबसे पहले उसको सबसे बड़ा उपहार क्या है? उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है? क्या वो अपने पिताजी से कहेगा पिताजी तुमने मेरे लिए गाड़ी बनाई है, गाड़ी पैसा जमा किया मेरे लिए? क्या वो बच्चा पैदा होते ये बोलेगा अपने माँ को तूने मुझे कैसे कपड़े बनाए हैं? ये पूछेगा? नहीं। अबोध बच्चा है। उस बच्चे को सबसे पहले धरती पे आते ही उसको फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सबसे बड़ा उपहार क्या है उस बच्चे के लिए? ऑक्सीजन है। उस समय उसके लिए गाड़ी फाड़ी नहीं चाहिए, उसके लिए मकान नहीं चाहिए, उसके लिए कपड़े की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है ताकि उसके फेफड़े जो हैं वो काम करने शुरू कर जाएं। बताओ कितने माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की, इतना बड़ा उपहार की व्यवस्था की है। शादी पर लगाया गया पेड़ आने वाले बच्चे के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन का उपहार है। इसीलिए हमने शादी पर पेड़ लगाया कि जब हमारा बच्चा होगा हम उसको आयातित ऑक्सीजन नहीं बल्कि हमारा एक पेड़ लगा रखा है, इस पेड़ की हवा उसको मिलेगी, इस पेड़ की ऑक्सीजन उसको मिलेगी। इसलिए शादी पर एक पेड़ लगा। ये सारे भाव हैं। और एक पेड़ नहीं बच्चों, 2 पेड़ लगते हैं मैती आंदोलन में। एक तो लड़की ने अपने मायके में लगा दिया ना, और वहाँ से जब लड़की अपने कहाँ जाएगी? ससुराल जाएगी। जब ससुराल जाएगी तो सबसे पहले क्या काम करेगी? यानी मेरे गांव में जब कोई नई दुल्हन आती है तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, सबसे पहले उस दुल्हन को एक गगरी या बर्तन दे करके और उस परिवार के गांव की लड़कियां सबसे पहले उस दुल्हन को गांव के पानी के स्रोत तक ले जाती हैं। पानी दिखाया जाता है उसको सबसे पहले, गांव का पानी। कहाँ से गांव का अपना पानी होता कि नहीं होता? कहीं कुआं होगा, कहीं नाला होगा, कहीं वो जहाँ से गांव वाले पानी पीते हैं वहाँ ले जाते हैं। और वो दुल्हन उस पानी की पूजा करती है। उसको हमारे यहाँ पंदेरा पुजाई बोलते हैं, धारा पुजाई बोलते हैं। तो बताओ, यानी नई नई दुल्हन आई
उसको एक बर्तन पकड़ाया, सारी परिवार की लड़कियां चल भाई तेरे को पानी दिखाने ले जाते हैं और पानी के स्रोत पर ले जाती हैं। अब फिर वो दुल्हन वहाँ पानी की पूजा करती है। अब फिर पानी भर के बर्तन पर फिर अपने घर में जाएगी और सारे लोगों को पानी पिलाएगी। कितनी अच्छी परंपरा है ना। क्या होता है, उस नई जो दुल्हन आई है उसको ये बताया जा रहा है कि बेटी इस ये गांव जिंदा है। किस लिए है जिंदा? इस पानी की खातिर। इसलिए तेरे को सबसे पहले पानी दिखाया जा रहा है कि बेटी इस पानी को बचाना है। जिस दिन ये पानी सूख जाएगा इस गांव के सारे लोगों को भाग के चले जाना पड़ेगा। पता है आपको, केप टाउन का नाम सुना तुमने? केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा शहर था, खूबसूरत शहर, खूब पानी था। वहाँ के लोगों ने पानी बर्बाद किया, ख़त्म किया और पानी ख़त्म हो गया। जब पानी ख़त्म हो गया तो कहाँ से पीते पानी? सारे लोग केप टाउन से भाग गए और केप टाउन शहर खाली हो गया। ये आपने खबर पड़ी होगी। तो पानी ऐसी चीज़ है, इसलिए उस दुल्हन को पानी बताया जा रहा है और उसके बाद वो पूजा करके जाती है। पानी पिलाने का मतलब क्या है? संकल्प देती है कि हाँ मैं भी पानी को बचाने का काम करूँगी। अब बच्चों तुम ही बताओ, क्या पूजा करने से पानी बच जाएगा? नहीं। पानी कब बचेगा? जब पेड़ होंगे, पानी के स्रोत के आसपास जंगल होगा, तभी पानी बचेगा। इसलिए हमने ये किया कि जब पंदेरा पुजाई, धारा पुजाई होती है तो वहाँ पर दूल्हा दुल्हन जो है वहाँ भी एक पेड़ लगाते हैं। अपने गांव के आसपास कहीं एक पेड़ लगाते हैं ताकि पानी जिंदा रह सके। एक पेड़ वो अपने मायके में लगा के आई अपने माँ के पास छोड़ करके, और दूसरा पेड़ उसने कहाँ लगाया? अपने ससुराल में लगाया। उसको वो दोनों बचाएंगी, वहाँ उसकी माँ बचाएगी। इस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा। और बच्चों मैं आपको बता दूं 10 लाख से अधिक पेड़ हम लगा चुके। अब आप सोचिए 10 लाख। और अब लोग जो शादी का कार्ड छपता ना कि इतने बजे ये होगा, इतने बजे शादी हुई, इतने बजे प्रीति भोज होगा, अब ये भी लिख रहे हैं कि हम वृक्षारोपण करेंगे, मैती कार्यक्रम करेंगे। अब शादी से पहले एक पेड़ की तैयारी भी रहती है और दूल्हा दुल्हन उस पेड़ को लगाते हैं तब जाते हैं। अब आप बताइए, एक साल एक दिन में कई करोड़ों शादियां होती हैं। अगर इस तरह से ये सब करने लग जाएं तो बताओ हमको क्या वृक्षारोपण करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, अपने आप धरती हरी भरी बन जाएगी। और इस तरह से एक एक बूंद करके घड़ा भरता है, एक एक शादी में पेड़ लगता जाएगा, ये धरती हरी भरी बन जाएगी और उस पेड़ों के प्रति हमारे भाव भी जागेंगे। ये पेड़ हमारे लिए अमृत के समान है। तो ये मैती आंदोलन था बच्चों। और मैं आपको ये बता दूं कि आज 18 राज्यों में और 4-5 देशों में ये आंदोलन चल रहा है। और एक बार कनाडा देश है ना, कनाडा की वित्त मंत्री, कुछ प्रधानमंत्री भी रही वो, उनका नाम था फ्लोरा डोनाल्ड, एक बार आई थी हमारे उत्तराखंड में। और जब मैंने उनको मैती आंदोलन के बारे में बताया तो इतनी खुश हुई। उन्होंने कहा मेरे दिल को अगर आज कोई किसी चीज़ ने छुआ है तो इस आंदोलन को ले जा कर के मैं कनाडा में जा कर के वहाँ के लोगों को भी बताऊंगी। और वास्तव में उसने वहाँ के लोगों को बताया कि भारत में मैंने ऐसे बेटियों का एक आंदोलन देखा कि बेटियाँ जो हैं वो शादी के वक्त पर एक पेड़ लगा करके तब विदा होती हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। जब BBC लंदन ने इस पर रिपोर्ट दी तब मुझे बड़ा आनंद आया कि मेरा एक आंदोलन था वो आज वैश्विक पटल पर उसकी बात हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे एक पत्र लिखा था 2018 में, जब मैती आंदोलन के बारे में उन्होंने न मालूम कहाँ से सुना और उनको बड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने एक पत्र मेरे को दिया कि रावत जी, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैती आंदोलन बहुत अच्छा आंदोलन है, इसको आप निरंतर आगे बढ़ाइए, इसमें हमारी संस्कृति भी है, प्रकृति भी है। और ये तो उनका पत्र मुझे आया डाक से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया है। एक प्रधानमंत्री का पत्र आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता ना कि प्रधानमंत्री ने मेरी बात सुनी। मैंने तो कभी प्रधानमंत्री से बात नहीं की, कभी पत्र नहीं भेजा, लेकिन अचानक उन्होंने कहाँ से सुन लिया, उनको अच्छा लगा।
आज पूरे भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक आंदोलन चला रहे हैं, उसका नाम है माँ के नाम एक पेड़। आप लोगों ने भी लगाया होगा, माँ के नाम एक पेड़। इसके पीछे यही मैती का भाव है। माँ के लिए एक पेड़ माने, एक बेटी जब विदा हो रही माँ के पास एक पेड़ छोड़ रही है कि नहीं है? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये आंदोलन लोगों को आज पूरी दुनिया में हो रहा है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। अब माँ कौन है? हमारी दो माँ हैं। एक माँ ने जन्म दिया और उससे बड़ी माँ और है जिसमें हम खेल रहे हैं, जो हमें अनाज दे रही है, जो हमें ऑक्सीजन दे रही है, जो हमें पानी दे रही है। असली माँ कौन पाल रहा है हमको? वो माँ तो नहीं पाल रही है हमको, उसने तो केवल जन्म दिया। अब ये माँ धरती माँ पाल रही है, तो इस धरती की माँ का कर्तव्य निभाना है, इसका कर्ज चुकाना है। हमें कर्ज कैसे चुकाएंगे? जब हम पेड़ लगाएंगे। बहुत बढ़िया। रावत जी, जब भी हम समाज में कुछ अच्छा काम करते हैं तो रुकावटें बहुत आती है। हमने भी छोटा प्रयास यहाँ पे क्या है, संकल्प वनराई के नाम से कुछ जगह ली है और वहाँ पे पेड़ लगाना शुरू किया, लेकिन कई सारी कठिनाइयाँ हमको वहाँ पे आते हैं कि आपके इस आंदोलन में आपको किसी ने रोका नहीं, आपके रास्ते में किसी ने रुकावटें नहीं पैदा की, अगर की तो आपने उसके ऊपर कैसे मात दी? कोई भी काम करते हैं बच्चों तो रुकावटें आती हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई बच्चा फेल होता है ना, तो उसको कभी निराश नहीं होना चाहिए कि मैं फेल क्यों हुआ। उसको ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए फेल होने में कौन से कारण थे। उन कारणों का समाधान निकालिए और रास्ता आगे निकलेगा। ऐसे ऐसे बच्चे जो नालायक टाइप के बोले जाते थे, वो दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। एडिसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको अध्यापक ने निकाल दिया था। न्यूटन का नाम सुना होगा, जेम्स वॉट का नाम सुना होगा। ये सब कौन थे जिनको नालायक कहा गया? यहाँ तक कि अध्यापकों ने कहा इसको तो स्कूल भेजो मत, ये किसी काम का नहीं है। और वही वो वैज्ञानिक बना, दुनिया को ऐसी ऐसी चीज़ दे गया। एडिसन ने देखे विद्युत बल्ब बनाया, क्या नहीं बनाया, है ना? तो इसलिए आप लोग कभी अपने अंदर ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं हैं। ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ एक नई प्रतिभा दी है। उस प्रतिभा को पहचानो अपने अंदर, वो कौन सी शक्ति भगवान ने ऊपर से तुम्हारे अंदर दी है, और उस चीज़ को लेकर के निराश कभी मत होइए। कई बार चढ़िए उतरिए नीचे, एक दिन तुम चढ़ी जाओगे। तो जीवन में असफलताएं होती हैं और असफलताएं सफलता की कुंजी होती है। आप असफल होते हैं तो असफल होने का कारण ढूंढिए ना, लेकिन असफल होते जाओगे, कारण नहीं ढूंढोगे, तो तब तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। इसलिए बच्चों, तुम सब कुछ बन सकते हो। एक इरादा बनाओ अपना कि हम ये बन कर रहेंगे, हम बहुत बढ़िया खिलाड़ी बनेंगे, हम वैज्ञानिक बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम समाज सेवा में जाएंगे, हम प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, और बस लग जाओ काम पे। और वो तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता है अगर तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प है। इरादा पूरा होना चाहिए, लेकिन साथ में इन इरादों के साथ एक दूसरा इरादा भी है। जिस प्रत्येक इरादे काम करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए? पर्यावरण चाहिए। हम काम तभी कर सकते हैं जब हमें शुद्ध हवा मिल रही है। हमारा दिमाग शुद्ध तभी काम करेगा जब हमें शुद्ध हवा मिले। पूरा धुआं ही धुआं हो रखा है और तुम पढ़ने बैठ जाओगे, तुम्हारा दिमाग तो कहीं धुआं कहाँ से आ रहा, अरे क्या, कैसे पढ़ूँ मैं, क्या पढ़ूँ, ऐसे में हो जाएगा ना, तो तुम पढ़ ही नहीं सकते हो। अगर शुद्ध वातावरण है, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन आपका है, तो आपका एक दिमाग लगेगा कि मुझे पढ़ना है, काम करना है। इसलिए पर्यावरण को बचाना है, सबसे बड़ा है। अच्छा पर्यावरण मिलेगा, अच्छे आपके अंदर संस्कार पैदा होंगे, अच्छे रास्ते निकलेंगे, स्वस्थ रहोगे। तो स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ माइंड होता है ना, और दिमाग भी तेज होता है। जो गंदे रहते हैं उनके दिमाग में उतने ज़्यादा ताजगी नहीं रहती है, इसलिए हमें रहना ज़रूरी है। तो बच्चों, कुछ भी काम करना है तो उसके लिए इरादे होने चाहिए। मैंने जब मैती आंदोलन सुना था कि इस तैयार किया था कि मैं इस तरह से आंदोलन खड़ा करूंगा, ऐसे करूंगा, तब पेड़ लगेंगे, तब पेड़ बचेंगे।
अब पहले मैं उस समय अपने चमोली के एक विद्यालय में पढ़ाता था और ये दिमाग में मेरे आया कि इस तरह से काम करेंगे, एक एक पेड़ शादी पर लगाएंगे तो हमारी धरती बच जाएगी। अब पहले दिन मैंने कहा चलो एक पेड़ लगाते हैं किसी शादी में। तो मेरे ही स्कूल के एक लड़की की शादी थी, वो स्कूल के पास उसका घर था, तो उसके पिताजी वन विभाग में थे। तब शादी पर उन्होंने बुलाया कि गुरुजी बल मेरी बेटी की शादी, आपको आना। मैं चले गया और जब गया बच्चों में तो मैंने कहा एक काम है, आपकी बेटी के शादी पर हम एक पेड़ भी लगाएंगे। तो वन विभाग के आदमी थे उसके पिताजी, उनको अच्छा लगा कि हाँ गुरुजी ठीक है पेड़ लगाएंगे। अब बारात आई, सब कुछ हुआ, बारात जाने वाली थी तो लड़की के पिताजी ने कहा गुरुजी पेड़ लाइए, पेड़ लगाते हैं। अरे मैंने कहा पेड़ तो है ही नहीं यहाँ पर। तो तब तक मेरे स्कूल के 2 लड़के थे, मैंने उनको बुलाया इधर आ और मैंने कहा तुम लोग जाओ, वहीं थोड़ा ऊपर वन विभाग की नर्सरी थी, पौधालय नर्सरी थी, वहाँ से एक पेड़ उठा के, बढ़िया सा पेड़ उठा के ले आना तुम। और बच्चे गए वहाँ दोनों। अब वहाँ से उन्होंने देखा कि गुरुजी ने कहा है बढ़िया से पेड़ लेकर के आना। एक बढ़िया सा लंबा लंबा पेड़ अच्छा सा था, वो उसको उठा के ले आए। और जब उस पेड़ को लेकर के आए तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब शादी होती है ना तो जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं वो गीत गाती हैं, उसको मांगल गीत कहते हैं। तो मांगल गीत गा रही थी बुढ़िया। अब वो 2 लड़के पेड़ कर गया, तो वहाँ पर एक गड्ढा भी खोद रखा था, पेड़ लगने वाला था, दूल्हा दुल्हन को बुला के रख दिया था। अरे मैंने कहा लिया है पेड़? तो लड़के ने हाँ गुरुजी लिया है पेड़। अब वो एक दो बुढ़िया जो हैं वो आपस में बात करने लगे। उन्होंने कहा अरे तुमको दूसरा पेड़ नहीं मिला कोई? मैंने कहा क्यों, ये पेड़ तो है। तब तक वो लड़की के पिताजी ने कहा बारात को देर हो रही है, ये पेड़ है, कोई भी पेड़ है, लाइए इसको लगाते हैं। अब मेरे दिमाग में आया कि इन बूढ़ी महिलाओं ने क्यों कहा कि तुम्हें दूसरा पेड़ नहीं मिला, ये भी तो अच्छा पेड़ था। तो जानते बच्चों वो पेड़ कैसा था? वो पेड़ का नाम था बांज। हमारे पहाड़ में एक पेड़ होता है, उसको बांज नाम, उसका बॉटनिकल नाम क्वेरिकस बोलते हैं उसको। और वो पेड़ हमारे पूरे पहाड़ में वही पेड़ होते हैं ज़्यादातर बांज के। और बांज का पेड़ हमारे लिए, पहाड़ के लिए बहुत बड़ा लाभदायक है। उसको हम पहाड़ का सोना कहते हैं उस पेड़ को, क्योंकि उस पेड़ की पत्तियां जानवर खूब खाती हैं। उस पेड़ की लकड़ी से हम अपने हल वगैरह बनाते हैं, बहुत मजबूत लकड़ी होती है। वो जहाँ वो पेड़ का जंगल होगा वहाँ खूब पानी होता है। जो जंगल, वो पेड़ बांज सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, बांज सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इससे बढ़िया पेड़ क्या चाहिए? अब वो बांज इसलिए कहा बूढ़िया लोगों ने। बांज का मतलब क्या होता है बच्चों? एक शब्द है बांज। बांज का मतलब होता है जिसके बच्चे नहीं होते, उसको बांज कहा जाता है उन दूसरे शब्दों में। अब वो बुढ़िया के दिमाग में वो बात गई कि बांज का पेड़ लेकर आए, यानी कहीं ये बांज तो नहीं हो जाए लड़की, इसके बच्चे नहीं होंगे। अंधविश्वास। तो पहले पेड़ लगाने में ऐसा अंधविश्वास मेरे सामने आ गया। मैंने कहा चलो पेड़ तो लग गया, चले गया। अब मैंने कहा इसके बच्चे नहीं होंगे तो फिर ये आंदोलन खत्म, लोग कहेंगे मत लगाओ इस तरह के पेड़ हो। अगले साल एक मुझे सूचना मिली कि उसका एक लड़का हो गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद उसी गांव में एक शादी और हुई। तब मैं उस दिन बांज का नहीं, मैं एक बढ़िया सा फलदार पेड़ लेकर के, नाशपाती का पेड़ लेकर के गया। और वहाँ पेड़ हमने, तो वो बुढ़िया भी उस दिन वहाँ रखी थी, वहाँ गीत लगाने वाली, तो वो भी आई वहाँ। तो उनको बोला कि आज मैं बांज नहीं, मैं आज फलदार पेड़ लेकर के आया हूँ। तो वो हंसने लगी। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ ना आपको, कि कभी कभी जब काम तुम शुरू करोगे तो विघ्न पैदा होंगे। इसलिए पैदा होते हैं कि तुम्हारा इरादा कितना मजबूत है। और तुमने कहा पहले चरण में तुमने कहा छोड़ो जी, मैं तो काम को छोड़ देता हूँ, नहीं होना ये काम ने, है ना, तो काम कभी नहीं होगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, संघर्ष करना है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारी समस्याएं आई मेरे उसमें। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं एक और शादी में पेड़ लगाने गया, तो मेरा शिष्य था वो लड़का, तो उसने कहा मेरे गुरुजी ने एक आंदोलन खड़ा कर रखा है, मैती आंदोलन, मैं पेड़ शादी पर पेड़ लगाएंगे। वहाँ के गांव के लोग नहीं जानते थे, तो उसने कहा नहीं मैं तब जाऊँगा, यहाँ से पहले पेड़ लगाऊंगा। और वो कहीं से लाओ, उसने कहा कुदाल लाओ, और कुदाल लाए, और खुद वो दूल्हा था, वो कुदाल से गड्ढा करने लग गया। और किसी से उसने वहाँ पर किसी अपने दोस्त को भेज करके कहा तो एक पेड़ लेकर आया। अब वहाँ की महिलाओं ने बड़ा विरोध किया कि तू दूल्हा बना है इस समय, तो खड्ड नहीं खोदते हैं, खड्डा खोदना बुरा माना जाता है, कि तू खड्ड क्यों खोद रहा है,
दूसरा खोदेगा, तू क्यों खोदा? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पेड़ लगा रहा हूँ, पेड़ भगवान होता है, ईश्वर होता है। तो पेड़ लाया और उसके बाद पेड़ उसने खुद लगाया, दोनों दूल्हा दुल्हन ने पेड़ लगाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो जब गया, वो बेरोजगार था और शादी होती उसकी नौकरी लग गई। अब बताए बुरा हुआ कि अच्छा हुआ? अच्छा हुआ ना। तो ये अंधविश्वास हमको दूर करना चाहिए, है ना। कोई कुछ भी है, पेड़ है, वो ऊपर वाले पेड़ के बराबर। हम कहते हैं ना, हम भगवान पूजते हैं, खुदा पूजते हैं, अल्लाह, बहुत सारी चीज़ों को पूजते हैं हम ना, हैं। लेकिन असली चीज़ कौन है दुनिया में जो हमको पाल रहा है, जो हमको, जिसको हम साक्षात देख रहे हैं? कौन है? ये पेड़ है। ये पेड़ से बढ़कर कोई नहीं है जो हमको जीवन दे रहे हैं, इसलिए इनको बचाना है। इस तरह की बहुत समस्याएं आती गई। और मैती आंदोलन में मुझे लगा ना, पेड़ में क्यों ताकत है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँ बच्चों। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मेरे एक जगह पर एक शहर है रुड़की एक जगह है, वो जाटों का गांव है। भारत के सबसे बड़े जाट वहीं रहते हैं और जाट जानते हैं आप, बड़े दमदार होते हैं। तो उस गांव में, जाटों के गांव में कोई साधु बाबा रहते थे और साधु बाबा ने उन गांव वालों को एक दो नियम पढ़ा रखे थे कि एक तो क्या, सुबह 4 बजे उठना है, प्रत्येक परिवार का आदमी 4 बजे उठेगा। और दूसरा क्या था कि तुम्हें बीड़ी, सिगरेट और शराब नहीं पीनी है इस गांव के अंदर। तो 1.5 किलोमीटर गांव से अंदर कोई भी व्यक्ति शराब और सिगरेट, तंबाकू नहीं पीता था। एक। दूसरा, प्रत्येक परिवार में एक, कम से कम एक आदमी 4 बजे उठ जाता था। तो जानते हो, उस गांव में जो सबसे गरीब था ना, उसके पास भी ट्रैक्टर और 2 गाड़ियां थी। इसीलिए कहते हैं सुबह उठना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। जब सुबह आदमी उठेगा वो काम करेगा तो उन्नति होगी तो सर्वसंपन्न होगा। बाबा मर गया तो उन्होंने बाबा का मंदिर बना दिया। अब बाबा के नाम पर वहाँ रोज क्या होता था, एक मेला लगता है, 1 साल में मेला लगता है। उस गांव में एक गुरुजी थे, वो मेरे मित्र थे और उन्होंने कहा, गुरुजी मेरी लड़की की शादी है और उसमें आपको ज़रूर आना है। तो देहरादून से बहुत दूर है वो। तो मैंने कहा ज़रूर आऊँगा तेरी लड़की की शादी में। तो जब उनके लड़की की शादी हुई तो मैं उनके गाँव में गया। तो उसने अपने घर के पास में गड्ढा खोद रखा था और एक लीची का पेड़ ला रखा था कि मैं अपने लड़की की शादी में इस लीची के पेड़ को लगाऊंगी दूल्हा दुल्हन से। अब जाट के उस गांव के लोग तो और कुछ जानते नहीं थे कि शादी पर कभी उन्होंने पेड़ लगाया नहीं था। और उन्होंने कहा, यार चौधरी तो क्या कर रहा है ये, क्या है ये? अरे बोलिए तुम देखो तो सही क्या होता है। तो मैं आया, मैंने कहा, चौधरी ने कहा, गुरुजी एक पेड़ है, मैं दूल्हा दुल्हन को लाता हूँ और आप पेड़ लगवाए। सारे जाटों को बुलाए वहाँ उसने, और जरा इनको भी बता दो बल। अरे मैंने कहा बारात हो रही है, कोई भाषण थोड़ी देना है यहाँ पर, ये पेड़ लगाओ। और उसके बाद और कोई 1-2 फोटोग्राफर भी थे वहाँ पर, पत्रकार। अब वो दूसरे दिन अखबार में खूब दूल्हा दुल्हन की पेड़ लगाते हुए फ़ोटो छप गई और पूरे गांव में वाह वाह हो गई। अरे चौधरी की लड़की की फ़ोटो तो अखबार में छपी हुई है। बड़ा अच्छा लगा लोगों को। सारे बड़े बड़े नेताओं की फ़ोटो नहीं छपती है और उसकी लड़की की फ़ोटो छपी है। खैर ये हुआ। बच्चों 2 साल बाद गुरुजी रिटायर हुए, मुझे मिले। गुरुजी बोले, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, देहरादून आ रखे थे। मैंने कहा क्या? और मेरा पोता हो रखा है। अरे मैंने कहा बहुत बधाई की बात है। मैंने कहा सब ठीक है? बोल हाँ सब ठीक है। मैंने आपको मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ। बोल क्या? मैंने कहा बोल बैठो। बोल एक दुकान में बैठे, उसने अपना किस्सा, उसने कहा ऐसा हुआ कि एक दिन मेरी लड़की, उसका बच्चा हो रखा था, नैनीहाल में आया। वो बगल वाले कमरे में सो रखी थी और दूसरे कमरे में ये जाट और उसकी पत्नी सो रखी थी। रात में वो बच्चा चिल्लाने लगा तो जो चौधराइन थी वो बाहर आई अपने बरामदे में। उसने बाहर से पूछा, बेटी ये बच्चा क्यों रो रहा है, इसको दूध पिलाओ। तो बच्चे ने कहा, लड़की ने कहा कि मम्मी मैंने इसको दूध भी पिला दिया, न मालूम क्यों रो रहा है, ये चिल्ला रहा है। बताऊं? वो बुढ़िया बाहर में खड़ी रही, अंदर नहीं गई, लेकिन उसकी निगाह उस पेड़ पर थी जो बाहर बरामदे में जो लगाया था उन्होंने। और उस पेड़ के ऊपर वो चौधराइन हमेशा पाले से ऊपर, जो पाला पड़ता ना ठंडे में, उससे बचने के लिए कपड़ा डालती थी उसके ऊपर बचाने के लिए। वो कपड़ा नीचे गिरा हुआ था
और चौधराइन गई, उसने कपड़ा उठा करके उस पेड़ के ऊपर डाल दिया, और जैसे ही वो कपड़ा डाल करके बरामदे में आई तो बच्चा चुप हो गया। उसने कहा बच्चा चुप हो गया तो वो भी सो गई। 2 दिन बाद फिर ऐसे ही हुआ कि बच्चा रात में चिल्लाने लगा, और फिर चौधराइन बाहर आई। तो आज उसने नहीं पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसने सीधी निगाह पड़ी वो पेड़ पर, और पेड़ से फिर वो हवा से वो कपड़ा नीचे गिरा हुआ था, फिर उसने गया और वो पेड़ उसके ऊपर वो कपड़ा डाल दिया, बच्चा चुप। उस दिन से वो चौधराइन उस पेड़ पर किसी का हाथ नहीं लगाने देती थी। और जब उस पेड़ पर फल लगे, इतने ज़्यादा लीची लगे, सबसे पहले उसने लीची अपने पोते को भेजी। मुजफ्फरनगर रहती थी वो, तो वो बेटी, तो उसने मुजफ्फरनगर अपने पोते को लीची भेजी। और जब भी उस बच्चे का कोई बुखार वगैरह आता था ना, वो फ़ोन करते थे कि मम्मी आज इसको आज तबीयत खराब होगी, तो वो चौधराइन उस पेड़ के नीचे एक दीपक जला देती थी और उसकी तबीयत ठीक हो जाती थी। अब इसमें क्या विज्ञान है, क्या कुछ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पेड़ जो है वो सब कुछ समझता है। पेड़ जो है इस धरती पर, हम आए पहले कि पेड़ आए? बोलो बल। सबसे पहले पेड़ आए, पौधे आए, तब पौधों ने भोजन बनाया, तब हम पैदा हुए, तब हम उन पर निर्भर हुए। अब आज क्या है, हम उन्हीं को काटने पर लगे हैं, उन्हीं पेड़ों को साफ करने पर लगे हैं कि दुनिया से पेड़ ख़त्म हो जाएं और हम कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दें, और उसके बाद मास्क लगा करके पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर ले करके इस धरती पर चले। क्या ऐसा होगा? संभव है, अगर हम अभी भी हम चेते नहीं तो समस्याएं आती हैं। सर, द्वितीय पद्म फेस्टिवल में हमारे यहाँ देहरादून उत्तराखंड से डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सर आए थे। उनका जीईपी जो मापदंड है वो हमने समझा। तो हमने ऐसे देखा कि अभी आपने जो बताया, जैसे मैती आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, तो गौरा देवी जी है, आप है, अनिल प्रकाश जोशी जी है, और सुंदरलाल बहुगुणा सर है। तो आप सब लोग जो उत्तरीय भाग में हैं, जो आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, माँ प्रकृति की रक्षा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, फिर भी ऐसा होता है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो उत्तरीय भाग में ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों? हाँ, ये बात आपने सही कही। अनिल प्रकाश जोशी जी पिछले साल आए थे यहाँ, और इसी कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था। हमारे उत्तराखंड के उनको पद्म भूषण मिला हुआ है। उन्होंने एक बात कही कि हमारे पर प्रतिबंध लगा है, उत्तराखंड के लोगों पर पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा है। बच्चों, मैं आपको बता दूं, 1973 में जब गौरा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया था कि हमारे जंगल नहीं कटने चाहिए, तब सरकार ने 1980 में एक एक्ट लाए थे, एक अधिनियम लाए थे, और उसमें यह था कि 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जितने भी क्षेत्र है वहाँ के लोग पेड़ नहीं काटेंगे। अब हमारा उत्तराखंड पूरा 1000 से ऊपर आता है, तो इसका मतलब हमारे उत्तराखंड पे पेड़ काटने पर प्रतिबंध लग गया। 10 साल के लगा था, वो बढ़ते बढ़ते आज 25 हो गए, अभी तक भी प्रतिबंध है। हम पेड़ नहीं काट सकते हैं, हम अपने मकान टूट गया तो हम पेड़ नहीं काट सकते हैं। अब वो पेड़ जो नहीं काटेंगे तो हम काश्तकारी कहाँ से करेंगे? हम अपना हल बनाना है लकड़ी का, कहाँ से लाएंगे? अपने जानवरों को चारा चुगाना है, कहाँ से लाएंगे? ये हम पर प्रतिबंध है। अब हम इसके बजाय हमको क्या मिलना चाहिए? सरकार से हम ये कह रहे हैं कि हमको इसके बदले जो हम जंगल को बचा रहे हैं, प्रतिबंध क्यों लगा हमको कि हिमालय के जंगलों को बचाओ, हिमालय पर उसका असर पड़ने वाला है, सारे ग्लेशियर पिघलने वाले हैं, इनको बचाओ। अब बचा हम रहे हैं और हमको कुछ नहीं मिल रहा है। तो उनका कहना था कि इसको जो है तुम सरकार हमें कुछ पैसा दे, इन जंगलों को बचाने के कारण हमको क्या दे, कुछ पैसा दे। तो वो उसके लिए जीईपी की जो बात कर गए, ग्रॉस इन्वायरमेंटल जो वो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसके लिए उनके भी एक लोगों ने समर्थन दिया, उनको दिया है। और ये हमारे पर नहीं है, केवल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य हैं जहाँ ये प्रतिबंध लगा हुआ है। हम जंगलों को नहीं काट पा रहे हैं, और जंगल हमारे इतने बढ़ गए हैं बच्चों
कि उन जंगलों के अंदर बड़े बड़े जो हैं तेंदुआ, बाघ, वो लोगों पर झपट रहे हैं। आप अखबारों में हमारे यहाँ पढ़िए, आप लगातार जो है वहाँ किसी का बच्चा ले गया, किसी महिला पर टूट पड़ा, किसी पर कुछ पड़ा। हम इस चीज़ को झेल रहे हैं। अब जंगल हम बचा रहे हैं किसके लिए? देश के लिए, सबके लिए। अब जो हम जंगल बचा रहे हैं उसकी हवा क्या हम ही को मिल रही है? पूरे देश को मिल रही है, पूरे देश के लोगों को मिल रही है। तो उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। तो जो उनकी बात है उसका मैं समर्थन करता हूँ, और ये जो जीपी है इसका हमें लाभ मिलना चाहिए, और इसके एवज में हमारे लोगों को कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम कहते हैं हमको गैस फ्री दे दीजिए, हमारे गैस कम कीमत में दे दीजिए। हम लकड़ी नहीं जला पा रहे हैं, हमने लकड़ी जलाना बंद कर दिया, तो हमको गैस तो कम से कम सस्ते दाम पर दे दीजिए, या कुछ और दे दीजिए। इस चीज़ पर ये जीपी कर। रावत जी, अभी हमारे मनुष्य जाति के सामने कई सारे समस्याएं हैं, जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जंगलों का कम होना है। अभी भी हम देख रहे हैं कि मानसून ख़त्म हो गया, फिर भी बारिश हो रही है। कल तक यहाँ पे ज़ोरदार बारिश हो रही थी। तो आपको क्या लगता है कि अभी हमारे सामने सबसे बड़ी पर्यावरण की कौन सी समस्या है? और इसी में दूसरा मेरा उप प्रश्न ऐसा है कि ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में हमको डेटा चाहिए, एआई चाहिए, हमको हमारे हाथ में मोबाइल चाहिए, हमको औद्योगिकरण चाहिए, हमको फास्ट लाइफ चाहिए, इजी लाइफ चाहिए, और हमको पर्यावरण को भी संभालना है। तो ये दोनों में से क्या जरूरी है, पर्यावरण या इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं? और अभी हमारे सामने सबसे बड़ी पर्यावरण की कौन सी समस्या है? नहीं, एक है ना, विकास तो होना चाहिए, है ना। अगर विकास नहीं होगा तो हम काम से आगे बढ़ेंगे। इतने लोगों की आवश्यकताएं हैं, अब आवश्यकताओं के लिए उतनी फैक्ट्रियां हमें लगानी। इतने लोग हैं, इनको कपड़े चाहिए, कपड़े जब हम नई फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे तो कहाँ से बनेंगे? इतने लोगों के लिए कागज़ चाहिए, कागज़ की फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे तो कहाँ से बनेंगे? इतना जो हमें तो फैक्ट्रियां बढ़ानी पड़ेंगी जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो विकास तो हमें करना है। सड़कें कम पड़ गई, गाड़ियाँ इतनी खरीद के लाए, कैसे चल पाएंगे जब गाड़ियाँ के लिए रास्ता नहीं होगा? तो सड़कों को तो चौड़े करने हैं, सड़कें चौड़ी करेंगे तो पेड़ भी कटेंगे। तो विकास के साथ तो विनाश होना ही है, लेकिन हमें ऐसा विकास चाहिए जो कम से कम विनाश करे। हम इस तरह की बात करें, आज देख रहे हैं हम सड़कों पर प्रत्येक आदमी अपनी अकेली गाड़ी लेकर के चल रहा है। अगर कई लोग मिल करके एक ही गाड़ी में चलें तो हम सड़क पर गाड़ियों का दबाव कम कर सकते हैं। लेकिन मैंने गाड़ी खरीदी, मैं अकेले जा रहा हूँ, दूसरा ने गाड़ी खरीदी, अब 40 गाड़ियाँ केवल 40 आदमियों को ले जा रही हैं। अगर हम 40 गाड़ियाँ कितनी लंबी सड़क घेर लेंगे? अगर एक गाड़ी में 40 लोग बैठ जाते हैं तो पूरी सड़क खाली हो जाएगी और एक कम उससे हम ले जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रबंधन किए जाने चाहिए। आज मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आ रही है वो प्लास्टिक की आ रही है। बच्चों, प्लास्टिक कभी यूज़ मत करना, प्लास्टिक सबसे खतरनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने घर में प्लास्टिक जैसे दैत्य को कभी मत आने देना। आप कहेंगे कि अजी हम बाज़ार में जाते हैं खाली हाथ और वहाँ से प्लास्टिक पर सामान लेकर के घर आ जाते हैं। इस प्लास्टिक, जानते हो प्लास्टिक किससे बनता है? प्लास्टिक बनता है प्राकृतिक तेल से। जो डीजल और तुम्हारा पेट्रोल, ये जो प्राकृतिक तेल है, इसका 80% जो है प्लास्टिक बनाने में खर्च होता है। और जब प्लास्टिक की फैक्ट्री में प्लास्टिक बनता है तो इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है कि जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ये सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की फैक्ट्रियों से आ रहा है। 2.8 गीगा टन जो प्लास्टिक कार्बन है वो इन फैक्ट्रियों से आ रहा है। अब आप बताइए बच्चों, आप लोग सांस ले रहे हैं ना, आप कहते हैं मैं तो नहीं कर रहा हूँ प्लास्टिक का उपयोग, लेकिन नहीं, वो प्लास्टिक तुम्हारे अंदर भी जा रहा है। एक आदमी के अंदर जो है वो 60,000 से लेकर 80,000 माइक्रो कण का मतलब होता है जिस कण को हम हवा में नहीं देख सकते हैं, वो माइक्रो कण है, वो हमारे अंदर जा रहा है। अब बताएं कहाँ से आ रहा है? प्लास्टिक सड़ता नहीं, कभी नहीं। प्लास्टिक टूट करके छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। वो कण पानी में तैरते हुए तुम्हारे घर तक पहुंचते हैं। तुम गिलास पे पानी रखते हो, तुम कह हाँ कितना साफ पानी है, लेकिन साफ नहीं है।
उसमें न मालूम कितने प्लास्टिक के कण तैर रहे हैं। आपने पानी पिया, वो प्लास्टिक के कण आपके शरीर के अंदर चले गए और वो आपके आंतों से होते हुए फेफड़ों पर चले हृदय के अंदर पहुंच गए और हृदय के जो बाल्ब होते हैं उनको बंद कर देते हैं। आदमी को क्या हो गया? हार्ट अटैक पड़ गया। आदमी को क्या हो गया? दिल की बीमारियां हो गई। ये सब हो रहा है। आप सांस ले रहे हैं, वायुमंडल में न मालूम कितने, मैं बता रहा हूँ 60,000 से लेकर 80,000 कण, माइक्रो कण, ये कण जो हैं हमारे फेफड़े में सांस लेने में जा रहे हैं और वो सब हमारे शरीर के अंदर नलियों में जा करके वहाँ क्या हो जा रहे हैं? वो पैक हो जाते हैं और नलियाँ बंद कर देते हैं। जब धमनियाँ बंद हो जाएंगी तो आदमी को अटैक पड़ जाएगा। इतना खतरनाक है। स्टीरीन नामक जहर होता है इसमें। और हम लोग क्या करते हैं? बोतल का पानी, प्लास्टिक की बोतल का पानी, और बोतल को अगर कहीं आप धूप में रख देंगे तो धूप में बोतल के प्लास्टिक के जो माइक्रो कण हैं वो पानी में आ जाते हैं और पानी को तुम पियोगे तो वो माइक्रो कण आपके अंदर चले जाएंगे। तो ये सारे प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बन चुका है और इस प्लास्टिक से बचना है हमें। एक तो प्रदूषण हो रहा है और दूसरा इस प्लास्टिक से जो है ये सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। देखिए आप, सारे जवान लड़कों को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो गया, बल हार्ट अटैक हो गया। बूढ़ों को तो होता ही है लेकिन जवानों को तो कभी नहीं सुना था, अब उनको भी होने लगा। ये सब क्या है? ये सब हम लोगों का जो किया हुआ जो ये वो है, जो प्राकृतिक छेड़छाड़ है, ये सब हमको विरासत में मिल रहा है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें। अब विशेषकर वो पतले प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक जो थैलियाँ होती हैं उनका उपयोग कतई नहीं करना है। तो ये भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो विकास और विनाश ये दोनों साथ चल रहे हैं। अब हमने रास्ता कौन अपनाना है? रास्ता अपनाना है बीच का। हम प्रकृति को भी बचाएं और विकास को भी कराएं। हमने क्या करना है कि हम वो चीज़ न करें जो पृथ्वी के लिए खतरा हो। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। पहले क्या होता था, एक पेन खरीदते थे ना और स्याही खरीदते थे। अब तुमने स्याही देखी नहीं है। स्याही खरीदते, पेन पर स्याही भरते थे और स्याही से लिखते थे। स्याही खत्म होती थी, फिर स्याही भरते थे, फिर लिखते। एक पेन हमारी कई सालों चली जाती थी, निब बदलते थे। आज क्या हो रहा है बच्चों? यूज एंड थ्रो। पेन लाए, लिखा, खाली हुई, फेंक दिया। वो सब क्या है? प्लास्टिक। कहाँ जा रहा है? सड़क पे जा रहा है। सड़क से कहाँ जा रहा है? पानी में जा रहा है। पानी से, नदियों से होता हुआ समुद्र में जा रहा है और समुद्र में 80 लाख टन जो प्लास्टिक है वो तैर रहा है और वो मछलियाँ उसको खा रही हैं और मछलियों के अंदर वो प्लास्टिक चले गया और मछलियों को हम खा रहे हैं। वो प्लास्टिक मछलियों से होते हुए फिर हमारे अंदर आ गई। ये चक्र चल रहा है। ये सारा जहर जो चल रहा है इससे बचना है और ये हमें बचाना है। इस तरह के कार्यक्रमों से हम आज से सचेत रहें बच्चों, और अपना जीवन शैली बदलिए। अपने जीवन शैली बदलने का मतलब है अपना जीवन ऐसा बनाइए कि हम कम से कम पृथ्वी को कोई भार दें, कोई गंदगी दें। उस गंदगी का अच्छी तरह से उपयोग कीजिए। आप कोई प्लास्टिक भेज रहे हैं तो उसको किसी डस्टबिन में डालिए, सड़क पर मत फेंके। मैं देखता हूँ सड़कों पर लोग अपने घर का जो सब्जी का कूड़ा वगैरह होता है वो बांध करके सर सब वहाँ भेज देते हैं। कहाँ? सड़कों पे भेज देते थे। अब पता कौन खाता है उनको? सारे जानवर खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? प्लास्टिक खा रहे हैं। उसी जानवर का आप दूध पी रहे हैं। वो जानवर सारे, जब ढेर कहीं पर कूड़े का ढेर होता है, कई जानवर उसको घेर करके उसमें से खोज रहे हैं कि क्या होगा इसके अंदर। प्लास्टिक फाड़ रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक आपने बांध रखा है। वो अपने मुंह से प्लास्टिक फाड़ रहा है और तब उस सब्जी को खा रहा है। तो प्लास्टिक उसके अंदर गया नहीं। अगर उनका पेट फाड़े जाए तो देखे जाए इतना सारा प्लास्टिक उनके आंतों में चिपका हुआ होगा। क्या कितना गलत काम कर रहे हैं। तो इसलिए प्लास्टिक से बचना है। सर, नई शिक्षा नीति 2020 जो है, तो उसका सिलेबस डिज़ाइन किया है, तो वो जो प्रश्न है भारत के आज के, तो उसके हिसाब से किया है। तो उसमें पर्यावरण का भी उल्लेख किया है और कार्य किया है। उसका उपाय जो है पर्यावरण संवर्धन के लिए क्या कर सकते हैं उसका समावेशन किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये अध्ययन के लिए ये विषय होने से क्या मानसिकता बदलेगी? नहीं, केवल पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। आप
बच्चे सारे स्कूल में पढ़ते हैं, पर्यावरण का कोर्स लगा दिया है, पर्यावरण के बारे में पढ़ रहा है कि ये मत करना चाहिए, लेकिन जब तक हमारे व्यवहार में नहीं आएगा तब तक उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। आप कोर्स में पढ़ेंगे, केवल बच्चे ये पढ़ेंगे कि मुझे इम्तिहान में लिखना है, वो तब पढ़ना है जब उनको लिए वो व्यवहार में उसको लाएंगे। तो बच्चे जाने कि मैं पेड़ लगा रहा हूँ तो मुझे जिंदा रखने, बच्चों को प्रकृति में घुमाइए, बच्चों को प्रकृति में घुमा के दिखाइए कि ये क्या हो रहा है, ये ज़मीन क्यों खिसक रही है, यहाँ का पानी क्यों कहाँ जा रहा है, ये पानी किस तरह से हम बचा पाएंगे, बरसात क्यों इतनी मोटी हो रही है, ये बादल क्यों फट रहे हैं। इन जब हमको प्रकृति में ले जाएंगे तब जाकर के मौलिक ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक हम इस प्रकृति को नहीं बचा सकते हैं। आप देखिए, मैं सब जगह देख रहा हूँ, अधिकांश बच्चे उनका एक ही ध्येय है कि हमें कुछ बस पढ़ना है और कुछ बनना है, उसके बाद वो पर्यावरण क्या है वो सब किनारे है। माँ बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हें पर्यावरण से क्या लेना है, इन पेड़ों से क्या लेना है, तुम्हें तो आगे बढ़ना है, किताब पढ़ो। और वो बच्चा ऐसा घूम रहा है, एक स्कूल से आ रहा दूसरे स्कूल में, वहाँ से जा रहा वहाँ ट्यूशन करने, वहाँ से वो ट्यूशन करने, उसके बाद इस ट्यूशन करने के लिए क्या होगा, ये पर्यावरण तो नहीं है। हमने गाँव बच्चों को कोल्हू का बैल बना दिया है। बच्चे स्वच्छंद होकर के प्रकृति को समझें, और जब प्रकृति के बदलावों को देखेंगे तभी तो उनके मन में उन बदलावों को बदलने की बात आएगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमारे शिक्षा जो है वो केवल थ्योरेटिकल नहीं बल्कि उसको मौलिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। बच्चों को प्रैक्टिकल करके बताइए ना कि प्रैक्टिकल करके ये कैसे बचाएंगे, पेड़ को कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे। बच्चों को आता नहीं कि पेड़ लगाना कैसे, गड्ढा कितना होना चाहिए, कितना खाद डालनी चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, ये कौन बताएगा। तो हम केवल कोर्स को बना करके हम कोर्स को बनाएंगे तो हमारा कोर्स इतना बढ़िया है साहब, इसमें तो सारा कार्बन से लेकर और सब इसमें बताया जा रहा है, तो ये कैसे होगा। तो ये मेरे समझ में है जो नई शिक्षा नीति में है। इको क्लब खोल रखे हैं स्कूलों में। इको क्लब का मतलब क्या है, खाली इको क्लब है, बैनर लग जाता है, एक आध दिन हमने रैली निकाल दी, बस हो गया। लेकिन बच्चों को हम प्रकृति के पास तो ले ही नहीं जा रहे हैं ना। तो प्रकृति के पास ले जा करके उनके अंदर मौलिक सोच की क्षमता विकसित करनी होगी। आप देखिए जितने भी आविष्कार हुए हैं सब प्रकृति में हुए हैं। अगर न्यूटन के ऊपर सेब नहीं गिरता, अगर न्यूटन बगीचे में नहीं जाता, सेब नहीं गिरता, तो ये न्यूटन के नियम भी कहाँ से निकलते। वो एडिसन जो है वो कहीं मुर्गियों को क्या चूजे को वो कीड़े खिलाते हुए वो कर रहा था। तो ये सारे प्रैक्टिकल जब तक ज़मीन में कहीं नहीं होगा तब तक हम बच्चों के मौलिक सोच को नहीं बदल सकते हैं। हमें अगर आप बच्चों का वो करना है, पर्यावरणीय ज्ञान बढ़ाना है, तो उनको प्रकृति में ले जाना पड़ेगा, प्रकृति में स्वच्छंद छोड़ना पड़ेगा और उनको वक्त देना होगा। कहाँ है उनके पास, उनको तो आप वक्त ही नहीं दे पा रहे। पिताजी या माँ भी नहीं दे पा रहे हैं कि मेरा बेटा कब आ रहा है, कब खा रहा है। पिताजी माँ ने खा दिया, टिप्पण दान पे बच्चे के लिए खाना रखा हुआ है, बेटा आएगा खा लेगा, अपने कमरे में चले जाएगा, सुबह कब उठता है ट्यूशन चले गया, पिताजी नौकरी पे चले गए, मम्मी कहीं चलेगी। बच्चा जान ही नहीं पा रहा मेरे मम्मी पिताजी हैं कहाँ। जब मम्मी पिताजी बच्चे के पास नहीं है तो संस्कार कहाँ से जाएंगे बच्चे के अंदर। हम एक दिन बैठ करके खाना नहीं खा पा रहे हैं। मैंने तो एक अभियान चलाया है कि आप बच्चों के साथ एक दिन जरूर मिल करके बैठ करके खाना खाइए और बच्चों को अपने गांव के बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने संस्कारों के बारे में बताइए, तभी तो उनके अंदर संस्कार जाएंगे। आप उनको शिक्षा दे देंगे, आपके पास पैसा है, आप बड़ी बड़ी स्कूलों में उनको पढ़ा देंगे, लेकिन संस्कार ऐसे नहीं जाते हैं। संस्कार तुम्हारे पास बैठ करके, आज बच्चे तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे परिवार का कोई आदमी आता है और हम कहते हैं ये कौन है, आप कहते हैं चल तुझे क्या मतलब है, तू जा ले उधर। मतलब ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये तेरे दादाजी के भाई हैं या कुछ है। हम ये संस्कार उनको नहीं दे पा रहे हैं। हम कभी हमने अपने गांव की बात उनको नहीं की। सारे गांव छोड़ करके शहरों में आ रखे हैं। शहरों में हम उनको बता नहीं पा रहे हैं कि तुम कैसे करेंगे। मैंने अभी एक अभियान चलाया था जो मेरे इस उत्तराखंड में 3000 गांव भूतवा गांव हैं। भूतवा गांव जानते हैं, जहाँ भूत कोई नहीं है, भूत ही भूत रहते ऐसे हैं, मतलब खाली गांव हैं। चले गए सब लोग, कोई बम्बई, कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली, कोई अमेरिका, कोई कहीं, सब चले गए। भूतवा गांव कौन करेगा उन गाँवों को आबाद। तो मैंने एक काम किया है कि पहले लोगों की भावनाएं बदलनी पड़ेगी। और बदलने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले मैंने उनसे एक अपील की है कि आप अपने गांव की फ़ोटो मंगवाइए। आजकल व्हाट्सएप है सबके पास, गांव की फ़ोटो मंगाइए
अपने ड्राइंग रूम में अपने गांव की फोटो लगवाइए। अब आप कहेंगे ये क्या, कौन सी बड़ी बात हुई? आप आपके बड़े बड़े चित्र लगे होंगे आपके ड्राइंग रूम में, क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका? अगर आपके गांव की एक फोटो भी लग जाए तो क्या क्या कम बुरा हो जाएगा? बुरा नहीं होगा, उसका सकारात्मक असर पड़ेगा। आप अपने गांव से जुड़ेंगे। तुम्हारे गांव की फोटो है, जब मैं सुबह अपने दफ्तर जाने के लिए तैयार होऊंगा तो मेरी नज़र जब मेरे अपने गांव पे पड़ेगी, मेरे अंदर एक गांव के प्रति सुकून पैदा होगा। उस गांव के जो तक शक्तियां हैं वो मुझे आशीर्वाद देंगी कि तेरा दिन आज भला हो। जब मैं शाम को लौट करके आऊँगा, घर में प्रवेश करूँगा, सबसे पहले मुझे अपने गांव के ऊपर नज़र पड़ेगी, मुझे लगेगा मेरा गांव है, मेरे पित्र हैं, मेरे माँ बाप भी इसी गांव में पैदा हुए थे। एक भाव पैदा होगा गांव के प्रति, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आप कहेंगे यार मुझे गांव जाना था, मैं गांव जाता हूँ। तुम्हारे बच्चे पूछेंगे पापा ये कहाँ की फ़ोटो है, आपको बताना पड़ेगा मेरा तुम्हारा गांव है। वो फिर पूछेंगे इस गांव में हमारा मकान कहाँ पर है, एक टूटे हुए मकान को बताएंगे ये बेटा तुम्हारा मकान है। उनके अंदर एक भाव पैदा होगा कि हमारा टूटा हुआ मकान क्यों है, हम इसको बनाएंगे। एक फोटो सबको बदल सकती है, तुम्हारे भाव बदल सकती है। और जब गांव की तरफ आप जाएंगे, गांव एक भारत गांव का देश है। जिन गांव में अनाज पैदा होता है फिर से वहाँ अनाज पैदा होगा, फिर से वो गांव खुशहाल होंगे, फिर से वो गांव आबाद होंगे। नहीं तो इन शहर के सीमेंट वाले शहरों के अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है। सारे जहर हम खा रहे हैं, सारे जो कुछ आप दुकान से कर रहे हैं उसमें जहरी जहर भरा पड़ा है। आप स्वस्थ होने की कामना कैसे कर सकते हैं? ये सब चीज़ है, ये हमें देखना होगा। छोटे छोटे प्रयास हैं, बड़े प्रयास बदलते हैं, इनकी तरफ हमें जाना होगा। रावत जी, विकसित भारत 2047, शायद हम 47 में होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ बैठे हुए बच्चे सारे हो सकते हैं 47 में। आज सुबह भी लेफ्टिनेंट जनरल अजय जी ने भी 2047 विकसित भारत का नाम लिया। मोदी जी तो हमेशा कहते रहते। आप इस विकसित भारत को कैसे देखते हैं? कैसा होगा ये विकसित भारत 2047 में? इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था ये बड़ा अच्छा उद्देश्य है, और मैं आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये हमारे बच्चे बैठे हैं, चाहे जितने भी बैठे हैं, इनके कम से कम इनके दिमाग में एक बात तो गई कि ये लोग कौन थे जो यहाँ आए हैं और इन्होंने क्या कहा। माता पिता अपने बच्चों को बहुत बांटते हैं तो कितना समझ पाते हैं, लेकिन एक बाहर का आदमी जब बोलता है तो बच्चे कुछ मनन करते हैं, ये बात ज़रूर है। और दूसरी बात ये है कि कम से कम इतने जो विभिन्न प्रकार की विधाओं के लोग आ रहे हैं, कोई कला के क्षेत्र में हैं, कोई संगीत के क्षेत्र में हैं, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में है, कोई अलग अलग विधाओं में है। ऐसे लोगों को बुला करके यहाँ से लोगों के साथ संवाद करना, बच्चों को बताना, ये अपने में सबसे बड़ा एक यज्ञ है। और जो ज्ञान यज्ञ की आप बात कर रहे हैं, हमारी जो संस्था है ज्ञान यज्ञ, मैं वास्तविक यज्ञ है ये, और इसमें आहुति अगर जितने लोग देतेंगे उनका भला ही होगा, है ना, उन बच्चों का भला होगा, क्योंकि उनके अच्छी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। यज्ञ तब करते हैं जब उस भलाई के लिए, शांति के लिए, और आज शांति की ज़रूरत है। तो ये जो आप यज्ञ करा रहे हैं यहाँ पर, ज्ञान यज्ञ यहाँ पर करा रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ का बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और ये आपने जो ये यहाँ पर ये मंच सजाया है और इसके पीछे ये आपने अपनी विरासत को जो यहाँ पर सामने बच्चों के सामने ला कर के खड़ा किया है, वास्तव में के बच्चे समझेंगे कि हमारी विरासत क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं। हमारा देश जो है श्रेष्ठ और अनेकता में एकता का भाव ले करके चलने वाला देश है। आज हम पूरी दुनिया में, हम पूरी दुनिया से टक्कर लेने वाले हैं। आज हम दुनिया के गुरु बनने वाले हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं। तो हमको इसकी तरफ देखना पड़ेगा, है ना। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ ज्ञान यज्ञ पूरे फाउंडेशन को और पूरी टीम को। आप भी सुबह से लगे हैं, पूरे प्रश्नोत्तरी बना करके आपने भी, मैं देखता हूँ, पर्दे लगे। तो जो आपका ये इतना बड़ा प्रयास है, ये प्रयास इन लोगों के लिए है, हमारी जनता के लिए है, हमारे इन प्यारे बच्चों के लिए है कि इनका भविष्य उज्जवल हो, ये अपने समाज को समझ सकें, अपनी परंपराओं को समझ सकें,
अपने पर्यावरण को समझ सकें। और मैं भी बाहर का नहीं हूँ, मैं भी तो इस देश का हूँ, मेरा ही अंग है, मेरे ही भाई हैं, मेरे ही घर हैं, सब हैं। तो मुझे तो इन सारे बच्चों में अपना पूरा भारत दिखाई देता है। तो इनको पूरा, इन बच्चों में ये भाव हमें डालना है कि हमारे यहाँ जो संस्कृति है, विभिन्नता में एकता की संस्कृति रही है, और भारत की वो है संस्कृति है, ये सबसे पुरानी संस्कृति है। हम कई हजार वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। अब आप देखिए, ये एलोरा अजंता की जो गुफा बनी है बौद्धकालीन थी, और आज ईसा से 2 सदी पहले की बात कर रहे हैं। क्या तब हमारे पास क्या था? न टेक्नोलॉजी थी, न कुछ, एक छेनी और एक हथौड़ा, और उससे ही ये कलाकारी निखार लेना। तो मेरे ख्याल से वो लोग कितने महान रहे होंगे, उनकी कला कितनी महान रही होगी, ये हमें सोचने में विवश करती है। क्या आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद क्या हम इस तरह की कला निकाल सकते हैं? कदापि नहीं। क्या ऐसे पहाड़ों को खोद सकते हैं? कदापि नहीं। कल्पना नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें मैं कल्पना करता हूँ। कभी हिमालय में केदारनाथ में जाता हूँ, उतना भव्य मंदिर देखता हूँ कि जब क्रेन नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो इतने बड़ी बड़ी शिलाओं को इतने ऊपर तक किसने चढ़ाया होगा, जहाँ पैदल जाने का रास्ता नहीं था। और ये पत्थर आए होंगे कहाँ से? क्योंकि वो हिमालय के पत्थर नहीं है, वो बाहर से गए हुए पत्थर हैं। तो इस तरह से बना है। तो ये उन लोगों का, हमें उन लोगों की जो जुनून है उनके अंदर, उसको समझना होगा, उनको सम्मान देना होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया इस कार्यक्रम में, और यहाँ के लोगों से आपने जो संवाद किया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे जब मैं सुबह घूमने गया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं यहाँ पर आपका जो कीर्ति चक्र क्या है, यहाँ चौक है, वहाँ से देख रहा था, और पूरा शहर बड़ा साफ था और सुंदर था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि किसी बर्तन में अगर भात बन रहा है तो एक उसको पता लग जाता है कि ये भात पका या नहीं पका है। वही बात है कि इस शहर की गरिमा है अपनी, और यहाँ ऐतिहासिक शहर है, और ये हमारा विरासत वाला शहर है। ये यहाँ आकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर, एक आखिरी प्रश्न। आपके पर्यावरणीय कार्य के लिए 2020 में आपको भारत सरकार का 4था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से समाज सेवा श्रेणी में आपको नवाजा गया। तो इस पद्म पुरस्कार का अलंकरण जो था, तो आपका क्या अनुभव है? आपको कैसा लगा जब आपको ये पद्म पुरस्कार घोषित हुआ और मिला? असल में पद्म पुरस्कार मिलना अपने में ही बहुत बड़ा एक गौरवमय पल होता है, और मैं कभी पुरस्कारों के पीछे नहीं चला। मैं आपको बता दूं कि मैं 3 दर्जन से अधिक मैंने इनोवेशंस किए, और वो अभी मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, बहुत लंबा होगा। हिमालय के वन्य प्राणियों को बचाने के लिए काम किया, नदियों को बचाने के लिए काम किया, बड़ी बड़ी हिमालय की यात्राएं की, गाँव में जा कर के मैंने शिविर लगाए, और वन्य जंतुओं को बचाने के लिए गाँव में जा कर के लोगों को अवेयर किया, बलि प्रथा को बंद करने का काम किया। उसके बाद मैंने पूरे जगह जगह कई मेले, 5 मेले मैंने शुरू किए, पर्यावरण के मेले। और जब हमारे शहीद हुए थे कारगिल में, उनके नाम पर मैंने एक कारगिल वन बनाया, शहीद वन बनाया। 2 हेक्टेयर का इतना खूबसूरत जंगल बना है। जब मेरे राज्य बना था नया उत्तराखंड, तो नए उत्तराखंड के राज्य के जो शहीद हुए थे उनके नाम पर मैंने शहीद वन बनाया। 2 हेक्टेयर का बांझ का जंगल खड़ा है। आज उस जंगल के अंदर हिरन भी रहते हैं, पक्षियाँ भी रहती हैं, और सारे जीव जंतु उसमें रहते हैं। और गौरा देवी के नाम पर मैंने गौरा वन बनाया, और कई इनोवेशंस किए मैंने उसमें। तो वो सब मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक मैं काम करता रहा। मुझे मेरे विभाग ने कभी एक सम्मान तक नहीं दिया, लेकिन मैं काम करता रहा, और सारे लोग मुझे ही बुलाते थे कि उनको बुलाओ, काम करते थे, लेकिन मुझे पुरस्कार कभी नहीं मिला। और मुझे पुरस्कार मेरी जनता ने दिया, मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला। मैं कभी निराश नहीं हुआ। खुद मेरे डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हें पद्मश्री कब मिला, तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार कब मिला? तो मैंने कहा मुझे तो मिला नहीं, लेकिन आपके मुंह से मैंने सुन लिया, मुझे मिल गया। लेकिन मैं बताता हूँ, देर होती है अंधेर नहीं होती है। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ,
कभी पुरस्कार के लिए लालच मत कीजिए, कर्म कीजिए, वही कर्म आपका पुरस्कार है। और कर्म कभी खाली नहीं जाता है, ये अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मैंने कभी पुरस्कार के लिए, मुझे राज्य स्तर का भी पुरस्कार नहीं मिला। आज सारे राज्य के लोग मुझे बुलाते हैं, हर करते हैं, काम करते हैं, लेकिन मैं जो चुपचाप काम करता रहा, इतने जंगल खड़े के स्कूलों में मैं पढ़ाता था, आपको ताजुब होगा, मैं झाड़ू भी लगाता था। स्कूल में मैं सुबह जा कर के खुद झाड़ू लगाता था कि मेरे स्कूल के बच्चे आएंगे तो साफ़ सुथरे ज़मीन पर बैठेंगे। मैंने पूरे स्कूल, मैं कुछ आर्ट भी जानता हूँ, पूरे स्कूल को मैंने आर्ट से चमका रखा था। जिन जिन स्कूलों में मैं रहा, वहाँ मैंने स्कूल पर दीवारों पर जो भारत का नक्शा, एशिया का नक्शा, इस तरह से मैं रोज़ बच्चों को समाचार सुनाता था, उनको ट्रैकिंग पर ले जाता था, सारे करता था। नर्सरी बनाई, 40,000 पौध तैयार किए मैंने अपने स्कूल की नर्सरी में, और 12 गाँवों को मैंने बांट करके उनको कहा मैंने पेड़ों को लगाइए। बच्चों से मैंने करवाया। आज किसी बच्चे से आप स्कूल में काम करा देंगे, दूसरे दिन सारे अभिभावक दौड़ करके आ जाएंगे कि तुमने हमारे बच्चों से काम किया, लेकिन हमने करवाया, मैंने करवाया। वो लड़के खुश रहते थे। मुझे जनता का प्यार मिला, जनता का अवार्ड मिला। आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्यों मिला? इसलिए बुलाया कि आपने मेरे काम को देखा। तो मुझे कभी अवार्ड के पीछे नहीं। पद्मश्री अवार्ड का मैंने कभी फाइल ही नहीं बनाई थी, आवेदन ही नहीं किया था, अब मुझे कैसे मिल गया? मैं ये पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं 26 जनवरी, जिस दिन 25 जनवरी को रात को 8 बजे एक प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति जी देश के नाम संदेश देते हैं 25 जनवरी को, 26 जनवरी से पहले, है ना। तो 25 जनवरी को मैं और मेरी मिसेज हम बाज़ार की तरफ घूमने जा रहे थे, तब तक मुझे एक फ़ोन आता है कि दिल्ली से कि आप कल्याण सिंह रावत बोल रहे हैं। मैंने कहा जी सर। अब मैं गृह मंत्रालय से सचिव बोल रहा हूँ। अब मैंने कहा पागल हो गया, गृह मंत्रालय से सचिव मेरे को फ़ोन करेगा हैं? मैंने कहा कोई फेक कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर। मैंने कहा नमस्कार, आप क्या करते हैं? मैंने कहा सर मैं तो रिटायर हो गया हूँ, अब यहाँ देहरादून में रहता हूँ। और क्या करते हैं? मैंने कहा थोड़ा पर्यावरण के लिए काम करता हूँ। पर्यावरण में क्या क्या किया आपने? तो मैंने कहा सर एक मैती आंदोलन था, इस तरह से मैंने चलाया और इस तरह से मैंने काम किया उससे। अच्छा, तो क्या क्या है मैती आंदोलन, बताए। तो मैं चलते चलते फ़ोन पर बताता रहा कि ऐसा होता है। ऐसा 5 मिनट तक मैंने उनसे बात की, एक गृह सचिव के ऑफिस में। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर रावत, मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि आपका नाम महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्म अवार्ड के लिए रिकमेंड किया है, और आप अभी डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा, जब इसका वो हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, तब आप करना। अब मैंने कहा ये आदमी, और पद्मश्री मैंने भरा नहीं, ये कहाँ से मेरे को पद्मश्री दे? आप यकीन जानिए। तो मैं जब लौट के आया, लेकिन दिमाग में कुछ ऐसा बात है, मैं लौट के जब आया घर पे तो एक फ़ोन और आया मुझे। तब तक वो मेरे उत्तराखंड के सांसद हैं, अनिल बनोली जी सांसद हैं। तो उनका फ़ोन आया, वो बीमार पड़े हुए थे, तो उनके पीए ने फ़ोन किया, फिर राव जी आप कहाँ? मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ। बोल अनिल जी ने, वो बीमार हैं, वो आपसे कुछ बधाई देना चाह रहे थे कि आपको कोई बड़ा अवार्ड मिल रहा है, ये नहीं कहा कि पद्मश्री मिल रहा। अब मैंने कहा ये भी एक नया फ़ोन आ गया। फिर बाद में संशय आ गया मेरे की कुछ है ज़रूर। तो उसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति जी का भाषण टीवी पर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद नीचे एक लाइन आती है जिसमें पद्म अवार्डों के नाम आने लगते हैं। तो मैं भी देख रहा था कि मेरा नाम आता कि नहीं आता। आज 2 जगह से फ़ोन आ रखा है, क्या पता। तो नहीं आया। तो मेरे बेटे ने तब तक इंटरनेट से लिस्ट निकाली उसकी, और उसमें मेरा नाम था। तो जैसे ही वो आया कि पापा आपका नाम है, तो तब तक टीवी पर भी आ गया। तो मुझे बड़ा वो हुआ। तो ये एक वो था, सरप्राइज़ था। तो मैंने कहा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि काम कीजिए आप, आपको इनाम मिले ना मिले, लेकिन ऊपर वाला है ना, वो तुम्हारे काम को कभी बेकार नहीं होने देगा। मैं इसीलिए बच्चों से कहता हूँ कि आप काम कीजिए, कर्म कीजिए, और तुम्हारा अवार्ड तुम्हारे पास आएगा। तुम जो बनना चाहते हो बनोगे, निश्चित बनोगे, बस धैर्य धारण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम आपको सुन पाए, और यहाँ जो उपस्थित छात्र है वो आपसे, आपके विचारों से प्रेरणा लेकर निश्चित ही अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। और जैसे आप देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से आए हैं, तो हमने भी 2 दिन से, कल से
आपका जो सहवास हमको मिला, तो हमने भी ऐसे ईश्वरीय सहवास को महसूस किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सत्र समाप्त हो गया, ऐसे मैं घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।